हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 12 कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन और हीट ट्रांसफर। एनालिसिस पहले इसकी बता दी। एनालिसिस आप लोग ज़रूर देखते जाना ताकि हर चैप्टर में से आपको इंपॉर्टेंट पता चलते जाए। देखो इसका ट्रैक रिकॉर्ड ये इससे 2 सवाल तक मैक्सिमम, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 आ सकते हैं। 16 में 3 सवाल आ गए थे। अब जनरली ट्रेंड क्या है, तो ट्रेंड ये 20 में आया, इसमें बहुत सिंपल सा अपना कैलोरीमेट्री का प्रॉब्लम। 21 में इसमें से सिर्फ एक प्रॉब्लम आया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का प्रॉब्लम। तो इस साल क्या रह सकता है, तो 4 से 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे अगर हम फोकस करें तो इस साल का प्रॉब्लम डेफिनेटली मिल जाएगा और हम करके भी आ जाएंगे। थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना, थर्मल एक्सपेंशन जो मैंने रखा है आपको कराऊंगा और मेरे ख्याल से उसमें सवाल आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका थर्मल एक्सपेंशन के बाद आ गया सेकंड चीज़ आ जाती है आपकी इसमें कंडक्शन वाला टॉपिक, ठीक है ना। कंडक्शन पे भी मैंने प्रॉब्लम रखा है, आप सिंपली प्रॉब्लम आप आराम से अटैम्प्ट कर लोगे। तीसरी चीज़ आती है स्टीफेंस लॉ, चौथी चीज़ आती है वीन्स लॉ। तो ये 4 चीज़ इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हैं जिनको अगर आप तैयार लिख लेना अपनी कॉपी में, ताकि आपको रिवीजन करते वक्त इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने में ज़्यादा आसानी हो। तो इसमें से अगर आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको इस साल इसमें से सवाल मिल जाना चाहिए। हालांकि हम छोड़ कुछ भी नहीं रहे, सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। इस चैप्टर को लोग 10-10, 12-12 घंटे लगे रहते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से 1.5 से पौने 2 घंटे के अंदर चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। फिर जो प्रैक्टिस शीट और टेस्ट सीरीज के प्रॉब्लम में टिक कराऊंगा उनको प्रैक्टिस कर लो, 100% आप पास हो जाओगे इस चैप्टर में। अब चलते हैं हम लोग सबसे पहले कैलोरीमेट्री के सेक्शन पे। देखो कैलोरीमेट्री का प्रॉब्लम मतलब बहुत कम चांस होता है एग्जाम के अंदर आ जाए, ठीक है ना। फिर भी हम लोग सारे प्रॉब्लम करेंगे, बहुत आसान प्रॉब्लम माना जाता है, आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। अब देखो जब भी हम किसी बॉडी को हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो या तो इसकी स्टेट चेंज करती है, ठीक है ना। तो हीट सप्लाई करने पर 2 काम होते हैं, आइदर स्टेट चेंजेस, ठीक, या फिर टेम्परेचर चेंजेस। पहले बेसिक कंसेप्ट बता दूं मैं आपको, तो या तो स्टेट चेंज करती है या फिर टेम्परेचर चेंज करता है। अगर स्टेट चेंज करती है तो ऐसा 2 जगह पर होता है, मेल्टिंग पर और बॉइलिंग पर। और इस दौरान जो हीट दी जाती है उसका फॉर्मूला होता है ml, जहां L को बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और बॉइलिंग के वक्त हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस का आपको वैल्यू याद रहना चाहिए, जो हम लोग फ्यूजन आइस का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। एग्जाम में जनरली गिवन होता है इसका वैल्यू, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन स्टीम का हमें इसका वैल्यू गिवन होता है और ये वैल्यू होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। बट अभी की कैलकुलेशन के लिए हम लोग इनको एज इट इज लेते हुए चलेंगे। तो ये आप तब यूज करेंगे जब स्टेट चेंज कर रही हो। हीट का दूसरा फॉर्मूला होता है जब टेम्परेचर चेंज करता है। यहां भी 2 बातें आती हैं, या तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहती है या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेरिएबल। अब वेरिएबल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मेडिकल लेवल पर ना कोई सवाल बना है ना कोई बनने का चांस है, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन बन जाता है। वैसे ही कैलोरीमेट्री से एग्जामिनर लोग भागते रहते हैं तो इतना इंटीग्रेशन का नहीं पूछते, पर फिर भी मैं बता रहा हूं अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला हो जाता है एम एस डेल्टा टी, समझ गए आप, जहां एस को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये जो एम एस का प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी कभी डिस्कस करनी हो तो हीट कैपेसिटी इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की आपको पता होनी चाहिए, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और सिमिलरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की आपको याद होनी चाहिए, 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज हैं जिनके वैल्यू हमें अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेरिएबल है तो हीट निकालने का जो तरीका होगा इंटीग्रल एम एस डी टी हो जाएगा, यानी बिना डी टी कैपिटल टी, यानी बिना इंटीग्रेशन के आप यहाँ पर हीट को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो कैलोरीमेट्री के अंदर हम लोग हीट के चेंजेस को स्टडी करते हैं। पहले मैंने आपको हीट के फॉर्मूले बताए। अब सबसे पहली स्टेप इसकी आती है जो टेम्परेचर टाइम ग्राफ है। ग्राफ पर मैंने ग्राफिकल ही प्रॉब्लम रखा हुआ है ताकि आपको समझने में, और वैसा प्रॉब्लम का स्कोप अच्छा है, ठीक है ना, आ सकता है वो आपके एग्जाम के अंदर, तो मैं सिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये टेम्परेचर टाइम कर्व। अब ये किसके लिए, हमारे पास आइस है, आप जब भी पढ़ते हो तो मैंने भी पढ़ाया तो यहीं से स्टार्ट किया आपका। तो आइस है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हम इसे स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डायरेक्ट तो होगी नहीं, सबसे पहले आइस अपने मेल्टिंग पॉइंट तक आएगी। तो स्टेप ऑफ वर्किंग नोट करो। तो आइस को हम उसके मेल्टिंग पॉइंट तक लाए, फिर हमने उसे मेल्ट कराया, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक ले गए, फिर वाटर को बॉईल करा के स्टीम में कन्वर्ट किया। तो यहाँ क्या चेंज कर रहा है, यहाँ पर चेंज कर रहा है टेम्परेचर। यहाँ पर क्या चेंज कर रही है, यहाँ चेंज कर रही है स्टेट। सिमिलरली यहाँ पर टेम्परेचर और सिमिलरली यहाँ पर स्टेट।
तो जहां टेम्परेचर चेंज कर रहा है, हीट का फॉर्मूला देख लो, एम एस डेल्टा थीटा लिख रहा हूं, उसको डेल्टा क्यू नहीं है, तो एम एस डेल्टा थीटा यूज कर लिया। डेल्टा थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही डालना है आपने। तो यहां पर अगर मास आइस का आ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की आ गई, तो डेल्टा थीटा का वैल्यू हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 10, दैट मीन्स 10। अब चाहे टेम्परेचर का डिफरेंस आप सेंटीग्रेड में लो या केल्विन में लो, दोनों में बात बराबर है। सिमिलरली यहां से यहां आने पर स्टेट चेंज कर रही है, और स्टेट चेंज करने पर हीट का फॉर्मूला अपना ml हो गया, ठीक है ना। फिर टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो ms डेल्टा थीटा, फिर स्टेट चेंज कर रही है तो ml, उसके बाद अगर फर्दर हीट करेंगे फिर से अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो ms डेल्टा थीटा, दैट्स इट। अब अगर हम ग्राफ बनाएं तो शुरू में ये ग्राफ यहां से मान लो स्टार्ट हुआ, ये जगह हम ले लेते हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइस -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आई, और इस दौरान आप देखो उसका टेम्परेचर चेंज कर रहा है। कुछ देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तब तक जब तक पूरी तरह आइस मेल्ट नहीं हो गई। फिर टेम्परेचर राइज किया, कब तक? जब तक वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं आ गया, यानी बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं आ गया। फिर कुछ देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, फिर फर्दर टेम्परेचर का राइज स्टार्ट हो गया। ग्राफ के प्रॉब्लम में एक खास लैंग्वेज होती है जिस पर आपको गौर करना है, ठीक है ना। वो लैंग्वेज ये होती है जो मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि वो रेट जिससे हीट सप्लाई करी जा रही है, दैट रेट इज कांस्टेंट। लेक्चर में मैंने बहुत सारे इस तरीके के प्रॉब्लम ग्राफिकल करवाए हुए हैं, तो उन बच्चों को एक बार वापस से रिवाइज जरूर कर लेना है, ठीक है ना। तो सक्षम प्लस में आप ये रिवाइज जरूर कर लेना, ग्राफिकल प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ओके, अब देखो, अगर रेट एट विच हीट इज सप्लाइड, ये कांस्टेंट दे रखा हो, ठीक है, तो इस बात का मतलब होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी का रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है। और डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी और कुछ नहीं, पावर हो गई। तो अगर हम हीट को कांस्टेंट रेट से सप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस इनडायरेक्टली हम कांस्टेंट पावर दे रहे हैं। तो आपको क्या करना होता है, हर जगह की पावर आप लिख सकते हो, बस कुछ नहीं, हीट बाय टाइम ही तो करना है। तो यहां पर हीट का फॉर्मूला सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय टाइम गैप ले लिया। यहां हीट का फॉर्मूला सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय टाइम गैप ले लिया। सिमिलरली कहीं पर भी आप हीट बाय टाइम करते हुए पावर को इक्वेट भी कर सकते हो, एज वेल एज कैलकुलेट भी कर सकते हो। अब यहां पर ये आप देख रहे हो, ये मैं हमेशा जैसे फेज 1 में भी मैंने बताया हुआ था, तो एज अ कंसेप्ट बताया था मैंने, यहाँ एज अ प्रॉब्लम रख लिया, क्योंकि नीट वाले कई बार यही डायरेक्ट पूछ लेते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता, कहते यही बता दो भाई, तुम 4 नंबर ले जाओ। तो जो मेरा शॉर्टकट था कि जब हम डिफरेंट चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं और कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही, ध्यान रखना स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालने का तरीका क्या है। तो सुनो, हमने सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए जिनमें हीट एक्सचेंज होनी है। ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में डिस्कस कर रहा हूँ, लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में इसने हीट दी उसने हीट ली, ये सब तामझाम हम नहीं करते। हम सीधा अगर स्टेट चेंज नहीं है तो बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट वे में इसको कैलकुलेट करते हैं। तरीका देखना, तो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1, स्पेसिफिक s1, टेम्परेचर θ1, इसका मास m2, स्पेसिफिक s2, टेम्परेचर θ2, मास m3, स्पेसिफिक s3, टेम्परेचर θ3। θ3 जो है ये हाई टेम्परेचर पर है और θ1 और θ2 लो टेम्परेचर पर है। इनको हमने आपस में मिक्स किया, तो इनको आपस में मिक्स करने पर क्या होगा, तो जैसे ही हम इनको मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पर ये हीट देगा और ये दोनों हीट लेंगे। तो हीट इज गिवन बाय 3 एंड टेकन बाय 1 एंड 2, ठीक है। और फाइनली हमें एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मिलेगा, लेट अस से दैट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज थीटा। अब लोग यहाँ बनाने बैठ जाते हैं इक्वेशन कि हम थीटा की इक्वेशन बनाएंगे। जी नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे डायरेक्ट रिजल्ट में दे रहा हूँ। इससे आप स्टेट चेंज के इससे आप टेम्परेचर चेंज विदाउट स्टेट चेंज वाले प्रॉब्लम, शब्द ध्यान से सुनना, विदाउट स्टेट चेंज वाले प्रॉब्लम डायरेक्ट खत्म कर सकते हो। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर थीटा इक्विलिब्रियम निकालने का डायरेक्ट तरीका है सिग्मा ms थीटा बाय सिग्मा ms थीटा का मतलब हो गया m1 s1 θ1 प्लस m2 s2 θ2 और प्लस m3 s3 θ3 डिवाइडेड बाय m1 s1 प्लस m2 s2 और प्लस m3 s3। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, देखो कैलोरीमेट्री के प्रॉब्लम कैलकुलेटिव होते हैं, ठीक है ना, और ऊपर से अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाएं तो वो लेंदी भी हो जाते हैं। तो एक छोटा सा कंसेप्ट हमारे लिए भारी पड़ जाता है, एग्जाम में 3 से 4 मिनट ले लेता है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है अप्लाइड रिजल्ट्स की, उनमें से एक ये है। बट ये रिजल्ट ऐसा नहीं है कि ब्रह्मास्त्र चला दो हर सवाल हो जाएगा, नहीं, इसमें सिर्फ वही सवाल होंगे जिनमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रही, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब जैसे तो इसका तो आंसर आप समझ ही गए, m1 s1 θ1 m2 s2 θ2 डिवाइडेड बाय m1 s1। अब किस में है ये देख लेता हूँ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। तो राइट आंसर इसका
हमारा हो गया सेकंड वाला, ठीक है ना। इसमें आप ms को हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हो। तो अगर किसी की हीट कैपेसिटी दे रखी है या वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब उस बॉडी की जगह वाटर दे रखा है, कहता है बॉडी का मास और स्पेसिफिक यूज करने की जगह वाटर का मास और स्पेसिफिक यूज करो, तो कोई बात नहीं, जिसका भी जो भी इक्विवेलेंट दे रखा है हम उसकी जगह उसका मास और स्पेसिफिक यूज कर लेंगे। प्रॉब्लम मैंने रखा हुआ आपको दिखाऊंगा। देखो अब जैसे ये प्रॉब्लम आप देखो, टू लिक्विड ए एंड बी आर एट 30 एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। इनको मिक्स किया जाता है इक्वल मासेस में। तो एक बार थोड़ा सा हम इसका प्रोसीजर समझते हैं। तो हमने पहले फिल्टर कर लिए किन किन लिक्विड को हमने मिक्स करना है। तो ए और बी है, इनके मासेस इक्वल है, ये ध्यान रखना। आज का लेक्चर थोड़ा आप सीरियसनेस के साथ, थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ आप देखते हो तो आपका एग्जाम का प्रॉब्लम फटाफट से खत्म हो जाएगा। वरना भाई घर पे बैठ करके आपको 8-8 10-10 घंटे की मजदूरी करती रहनी पड़ेगी, मुश्किल मुश्किल सवाल करने पड़ेंगे, जो आता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो ध्यान से देख लेना, आज के आज ही ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो दोनों के मासेस हमें m दे रखे हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, S1 S2 मैंने ले लिया। टेम्परेचर इनके इनिशियल हमें 30 और 20 दे रखे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करने पर हमें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो मिलता है, दैट टेम्परेचर ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में होगा, दैट टेम्परेचर इट्स 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ इसने हमें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर दे दिया। अब ये चाहता है कि हम यहाँ पर बताएं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा। अब चॉइस आपकी, आप कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर गिवन है और मैंने पहले भी बताया था। अभी जो शॉर्टकट मैंने बनाया दैट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो सिग्मा ms थीटा बाई सिग्मा ms का इस्तेमाल आप करें क्या कैलकुलेट करने के लिए, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अगर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर दे रखा है तो बेस्ट रहता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाना। तो ध्यान देना, क्यों रहता है, एक लाइन में रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं उससे नहीं आता, इससे जल्दी आ जाता है, बस समय का फर्क पड़ता है। तो अगर आप इससे करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से, तो मैं दोनों से करके दिखाऊंगा तो सवाल जल्दी हो जाएगा। और अगर आप थीटा इक्विलिब्रियम वाले से करेंगे तो सवाल टाइम ले लेगा। इसलिए हर चीज़ यूज़ करते वक्त उसकी वैलिडिटी और एक्सपायरी पता होनी चाहिए। ये नहीं हर जगह लगाई पड़े है, ठीक है ना। हर दवाई हर जगह काम नहीं करती, यूनिवर्सल नहीं होती, वो कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसी तरीके से रिजल्ट्स की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जिस स्टूडेंट को ये पता है वो आधी लड़ाई जीत जाता है। तो आप सीखो। तो मैं इसको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से कर रहा हूँ। इसने हीट दी, इसने हीट ली, तो हीट गिवन बाय, अब ये लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, वैसे अदरवाइज डायरेक्ट कर लेना आप। हीट गिवन बाय ए इक्वल्स टू हीट टेकन बाय बी, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री तैयार। अब इसने जो हीट दी उसका फॉर्मूला है ms डेल्टा थीटा। तो मास हो गया मास हो गया m, स्पेसिफिक हो गई S1 डेल्टा थीटा। पॉजिटिवली लिखना है तो 30 - 26 यानी 4। इधर आ गया m, इधर आ गया S2 और इधर का डेल्टा थीटा निकालोगे तो दिस डेल्टा थीटा इज ऑल्सो, नहीं 4 नहीं, ये डेल्टा थीटा इज 6, ठीक है ना। तो यहां से आप देखो सिंपली एक लाइन के अंदर S1/S2 आ गया और इसकी वैल्यू मेरे को मिल रही है 3/2। तो राइट आंसर मेरे सामने वो है 4th वाला। अब मैंने क्या बोला था कि मैं इसको उससे भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा अंदाजा रहे कब एग्जाम में कौन सा तरीका यूज करना है। सपोज करो मैंने ये यूज कर लिया, थीटा इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू m1s1 थीटा 1 m2s2 थीटा 2 बाय में m1s1 प्लस m2s2। मान लो मैंने ये यूज कर लिया। s का वैल्यू, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का वैल्यू 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, पुट किया। मास की वैल्यू m डाली, स्पेसिफिक S1 डाला, इनिशियल टेम्परेचर इसका 30 डाला, मास m, स्पेसिफिक S2, इनिशियल टेम्परेचर इसका मैंने 20 डाला, डिवाइडेड बाय ms1 प्लस ms2। आप देख रहे हो यहाँ कितनी आसानी से हमारे पास रेशियो आ गया। और यहाँ देख रहे हो अब क्या करना पड़ेगा, पहले इनको इधर ले जाओ, फिर मजदूरी करो, फिर आंसर निकालो। इसलिए थीटा इक्विलिब्रियम वाला लिख लेना, कई चीज़ें काम आती हैं लिखने से। थीटा इक्विलिब्रियम वाला रिजल्ट तब आप यूज़ करें सिग्मा ms थीटा बाय सिग्मा ms जब आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फाइंड करना है। व्हेन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज गिवन देन ऑलवेज यूज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, वो हमेशा बेनिफिट देता है, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करते हैं तो 26s1 प्लस 26s2 इक्वल्स टू 30s1। आप स्टेप ऑफ वर्किंग देख लें, 4 स्टेप मेरी यहाँ लग चुकी हैं। अब क्या करूँगा मैं, S1 को S1 की साइड ले जाऊँगा, तो ये इधर लाया मैं, ये इधर लाया,
तो इधर साइड पर आ गया 6s2 और इधर आ गया मेरे पास 4s1। अगेन आंसर इज s1/s2 इक्वल्स टू 3/2। आप देख रहे हो ना, टाइम लग गया यहाँ पर, कैलकुलेशन भी बढ़ गई यहाँ पर और एरर होने का चांस भी ज़्यादा हो गया, इसलिए हम ऐसा तरीका नहीं यूज़ करेंगे। तो दिस मैथड इज रिजेक्टेड एंड दिस मैथड इज एक्सेप्टेड। आई होप मेरा छोटा सा सवाल आपको ये थोड़ा सा ज्ञान दे गया होगा कि कब कहाँ कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट पढ़ो, ये कह रहा है बीकर कंटेनिंग 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारे पास एक बीकर है, दिस बीकर कंटेन्स 200 ग्राम ऑफ वाटर। द हीट कैपेसिटी ऑफ बीकर इज इक्वल्स टू 20 ग्राम ऑफ वाटर, यानी बीकर की हीट कैपेसिटी, ठीक है, इक्वल्स टू 20 ग्राम वाटर। इस सेंटेंस का मतलब समझते हैं, यानी बीकर के मास और बीकर के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जगह आप वाटर का मास यूज करेंगे, सही है, विच इज 20 ग्राम, और स्पेसिफिक हीट वाटर की यूज करेंगे 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये इस सेंटेंस का मतलब हुआ, जिसका भी वाटर इक्विवेलेंट हमें गिवन होता है। नेक्स्ट, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बीकर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ का टेम्परेचर 20 है। इफ 440 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 92 डिग्री सेंटीग्रेड, अब हमारे पास अलग से पानी है जो कि 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और जिसका मास m3 ले लेता हूँ, विच इज 440 ग्राम। ये हमें गिवन है, ठीक है ना। स्पेसिफिक हम ऑलरेडी जानते ही हैं इसका, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, देन द फाइनल टेम्परेचर निग्लेक्टिंग रेडिएशन लॉसेस विल बी। तो हमें इसमें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना है, तो यहाँ बेस्ट रहेगा हमारे लिए थीटा इक्विलिब्रियम वाला फॉर्मूला। तो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ थीटा इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला और डायरेक्ट यूज करेंगे। एक हो गया पानी, पहले इसके लिए यूज करते हैं एम एस थीटा। तो एम हो गया 200, ठीक है, स्पेसिफिक हो गया वाटर का 1, थीटा का वैल्यू हो गया 20। नेक्स्ट अब बीकर का नंबर लगाते हैं। बीकर की जगह उसने बोला पानी इस्तेमाल करो 20 ग्राम, 1 कैलोरी हो गया उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर एज इट इज 20। अब तीसरा ऑब्जेक्ट है हीटेड ऑब्जेक्ट, उसका मास उसने 440 दिया, स्पेसिफिक 1 हो गया, टेम्परेचर इसमें 92 हो गया। अब डिवाइडेड बाय सबके एमएस, तो इसका एमएस हो गया 200, अगला हो गया 20, अगला हो गया 440। तो थीटा इक्विलिब्रियम का वैल्यू मेरे पास आ गया, ये बन गया मेरे पास 4000, ठीक है, ये बन गया मेरे पास 400 और इधर मेरे पास आ गया 44 इंटू 92, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको और इसको और डिवाइडेड बाय 440, ये हो गया 460 और 200 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 660। तो डिनोमिनेटर में आ गया 660। तो अब इनको ऐड करते हैं तो 4000, अच्छा इधर एक जीरो और था, 440 था, तो मैं इधर लगा देता हूं। तो इसको ऐड करें तो थीटा इक्विलिब्रियम की वैल्यू हो गई मेरे पास 4400 प्लस 440 इंटू 92 डिवाइडेड बाय 660। अब देखो मैं क्या करूंगा, ऊपर से 440 कॉमन ले लिया और 92 प्लस 10 इधर बचेगा जो कि हो जाएगा 102। तो इधर आ गया मेरे पास 102 डिवाइडेड बाय 660। ये यहाँ 11 से कट गया तो 4/6 आ गया, मतलब 2/3। तो 2/3 इंटू 102 और फाइनली रिजल्ट आ गया 68 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की वैल्यू हो गई हमारे पास 68 डिग्री सेंटीग्रेड। आई थिंक ये तो आप समझ गए होंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जिसमें स्टेट चेंज नहीं हो रही थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे सवाल जिसके अंदर स्टेट चेंज होती है, ठीक है ना। ये भी प्रॉब्लम हमारे एग्जाम में बहुत रहते हैं, कई स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज रहते हैं, वो स्टीम वाले प्रॉब्लम के अंदर वो भी सिखाऊंगा। देखो ये कह रहे हैं 10 ग्राम ऑफ आइस, तो हमें दे रखी है 10 ग्राम आइस, ठीक है, और ये दे रखी है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इज मिक्सड विद 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 ग्राम आइस है, मैं इधर पूरा लिख लेता हूं, 10 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। इसको मिक्स किया गया वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर दे रखा है, ये भी हमें 10 ग्राम ही दे रखा है। अब पता क्या करना है, अब ये कह रहा है देन फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज, और इसमें फाइनल टेम्परेचर हमें निकाल के देना है। अब देखो इसका सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है, हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबको उठा करके ले आते हैं। आइस वाटर सिस्टम सिखाया हुआ है मैंने। तो एक तरफ से आप आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मेल्ट करा के वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा यहाँ कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ के लिए डेल्टा क्यू का वैल्यू हो गया, डेल्टा Q1 डाल देता हूँ, फॉर्मूला हो गया ml, मास आइस का 10 ग्राम, लेटेंट हीट हमें पता है 80, दैट मीन्स आइस को पूरा मेल्ट कराने के लिए 800 कैलोरी की एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। अब वाटर के पास कितनी अवेलेबल है, अब इधर से वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर एट
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आओ, ठीक है ना। यहां से पता चलेगा हमारे पास एनर्जी अवेलेबल कितनी है, तो डेल्टा Q2 हमें पता चल जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ms डेल्टा थीटा। मास हो गया 10 ग्राम, स्पेसिफिक 1, डेल्टा थीटा हो गया 100। अब आप यहां पर चेक करो 1000 कैलोरी की एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें से 800 कैलोरी की 800 कैलोरी की एनर्जी चाहिए पूरी आइस को मेल्ट डाउन कराने में। दैट मीन्स आइस मेल्ट डाउन हो जाएगी। अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा वाटर। एक तो यहां से मेल्ट होकर के आया और एक पहले से अवेलेबल था हमारे पास। तो टोटल वाटर कितना है, बहुत ध्यान से देखना है। तो टोटल वाटर का अमाउंट हमारे पास है सिचुएशन में 10 और 10 20 ग्राम, ठीक है ना। 20 ग्राम वाटर है। टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर अभी सिस्टम का जो सेट हुआ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या हीट खत्म हो गई, नहीं, हीट अभी भी बची हुई है और ये 200 कैलोरी की हीट एनर्जी अभी रिमेनिंग है। पर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, जितनी हीट आई है उतनी हीट सारी की सारी जाएगी भी। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम नहीं है, समझिए। अगर यहाँ सारी हीट एनर्जी खत्म हो जाती, सपोज करो ये 800 होता, ये भी 800 होता, तो हम ये बोलते हैं कि पूरा बर्फ पिघल गया और फाइनली सिस्टम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बच गया। बट अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट बची रह जाती है, कान खोल के सुनना, तो वो उसको 0 पर नहीं रहने देगी, 0 से T डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएगी। तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रेज द टेम्परेचर ऑफ 20 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 0 to T डिग्री सेंटीग्रेड। तो 200 कैलोरी की एनर्जी को मैंने फिर से डाला ms डेल्टा थीटा और यहां से मैं फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल दूंगा, जो कि 0 तो नहीं होगा, 0 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो 200 कैलोरी इक्वल्स टू मास विच इज 20 ग्राम, स्पेसिफिक अगेन 1, डेल्टा थीटा। अब मान लो 0 से T डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज करके जाता है, तो T माइनस 0 यानी T ले सकते हो, तो T का वैल्यू आ गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें पता चला इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है आइस और वाटर सिस्टम का कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। टेस्ट में खूब सारे रखे हुए हैं, आराम से देख देख करके सीख लेना। अगर इस पोर्शन में नहीं आया हो तो वैसे आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये देखो स्टीम वाला प्रॉब्लम, छोड़ा तो मैंने एक भी नहीं है, ठीक है ना, मैं छोड़ने में वाला हूँ। तो स्टीम वाला प्रॉब्लम कैसे कंप्लीट करते हैं। अब स्टीम वाले प्रॉब्लम में ये स्टीम इज पास्ड, ठीक है ना, और इसमें स्टूडेंट के दिमाग में पता नहीं कौन कौन से विचार पास करना शुरू कर देते हैं कि सर स्टीम का टेम्परेचर कौन सा ले, कितना ले, ठीक है ना। स्टीम तो पास होकर के चली गई, ठीक है ना। अब तो वो बस खाली कंडेंस होकर के रह गई। 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है इस सवाल के अंदर, इसलिए ध्यान दे करके एक शब्द सुन लेना, सारा कंफ्यूजन खत्म। देखो सेंटेंस बोल रहा है 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज पास्ड इनटू कैलोरीमीटर कंटेनिंग लिक्विड। आपको इसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिया आपने, 2 लाइन तो खींच दी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा तीर मारा है, दिखाता हूँ क्या है। पास्ट इनटू, थोड़ा अंग्रेजी का गोलमाल है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सेंटेंस समझो, पास्ट इनटू यानी कैलोरीमीटर में डाली जा रही है, ठीक है ना। स्टीम कैलोरीमीटर में किसी पाइप के थ्रू नहीं पास कराई जा रही। इनटू का मतलब है कैलोरीमीटर के अंदर आपने स्टीम ठूस दी, ठीक है ना। अब क्या होगा, वो टेम्परेचर राइज भी कराएगी, कंडेंसेशन भी होगा और फाइनली एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर पहुंचेगी। तो जब सेंटेंस में लिखा हो पास्ड इनटू, दैट मीन्स स्टीम को भी हमें कंटिन्यूअसली डाउनग्रेड करते हुए लाना होता है, टेम्परेचर कम कराते हुए लाना होता है और इक्विलिब्रियम तक पहुंचाना होता है। तो मैं पहले पूरा प्रोसीजर, तो आई थिंक इस लैंग्वेज का मतलब क्लियर होगा, ठीक है ना। तो इनटू कैलोरीमीटर कंटेनिंग लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड राइजेस फ्रॉम दिस टू दिस। तो जो कैलोरीमीटर में लिक्विड था, मतलब सिंपल हिंदी में बोलूं, हमारे पास एक स्टील का बर्तन था, पानी था उसके अंदर 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हम कहीं से पकड़ के 5 ग्राम स्टीम लाए और हमने कैलोरीमीटर के अंदर डाल दी, ठीक है ना। अब ढक्कन पैक कर दिया, सराउंडिंग में कोई हीट नहीं जानी, जो भी हीट का लेन देन होना है वो इन्हीं के बीच में होना है। अब समझ गए। तो वहाँ स्टीम क्या होगी, कंडेंस होगी, पानी में कन्वर्ट होगी, फिर वो पानी क्या होगा, थोड़ा सा और टेम्परेचर कम होगा और फाइनली इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तक पहुंचेगा, जो कि हमें दे रखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि इक्विलिब्रियम दे रखा है और यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही, हम अपना वो जुगाड़ नहीं यूज कर सकते। सिग्मा ms थीटा बाई सिग्मा ms वो नॉट अलाउड, वो सिर्फ और सिर्फ तब अलाउड है जब स्टेट चेंज ना हो रही हो। तो यहाँ हो रही है। अब पूरा प्रॉपरली हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर को लिखना पड़ेगा। अच्छा, देन वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर एंड कंटेंट टेस्ट। तो कहता है कैलोरीमीटर और उसके अंदर पड़े हुए कंटेंट का वाटर इक्विवेलेंट बता दो, मतलब उसका कितना हम रिप्लेसमेंट लें वाटर से, उसका मास बता दो। पहले मैं लैंग्वेज क्लियर करूं। तो हमारे पास ये कैलोरीमीटर है, इसमें पानी है, ठीक है ना। आपने ये स्टीम इसके अंदर डाल दी, दिस इज स्टीम।
ढक्कन बंद करके आप भाग गए पता नहीं कहाँ पर, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है ना। अब जो भी हीट आनी जानी है ना वो इसी के बीच में आनी जानी है, तो ऑब्वियसली स्टीम कंडेंस होगी, पानी में कन्वर्ट होगी, वो पानी भी इसी में मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाते हैं, तो हीट गिवन बाय स्टीम इज इक्वल्स टू हीट टेकन बाय, वैसे लिखने की कथा जरूरत नहीं है बट वो आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, कैलोरीमीटर एंड कंटेंट, एंड कंटेंट मतलब जो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो स्टीम ने हीट दी, अब स्टीम कब तक हीट देगी, जब तक उसका टेम्परेचर 40 तक ना आ जाए, तो हमें स्टीम को 40 तक लाना है। कैसे आएगी, सबसे पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम, आप ऐसे फ्लो चार्ट बना लो चाहिए तो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में आएगी, फिर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में जाएगा, तो ये हो गई यहां पर हीट गिवन बाय स्टीम का पूरा फॉर्मूला। अब इधर कैलोरीमीटर और कंटेंट, ठीक है ना, जिसका हमें वाटर इक्विवेलेंट निकालना है, यानी हमें इसका मास ऑफ इक्विवेलेंट वाटर निकालना है। स्पेसिफिक तो जानते हैं 1 ही लेनी है, टेम्परेचर इसका 32 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करके पहुंचेगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इसमें हीट ली और इधर इसने हीट दी, ये इसका पूरा फ्लो चार्ट तैयार हुआ है। ऐसे करके प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब यहां से यहां हीट का फॉर्मूला तो वो हो गया ml, मास है 5, लेटेंट हीट मैंने डाल दी 540, यहां पर ms डेल्टा टी का फॉर्मूला m हो गया 5, स्टीम का मास तो 5 ही था, ठीक है ना, जो कंडेंस हुआ वाटर के अंदर, स्पेसिफिक 1 हो गया, डेल्टा टी का वैल्यू 60 हो गया। अब यहाँ हीट जो इसने ली, मास तो पता नहीं हमें निकालना ही है, स्पेसिफिक 1 हो गई और डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ पर 8 आ गया, राइट। अब ये यहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे 5 × 60 तो कॉमन हो गया, तो 5 × 60 कॉमन हो गया, अंदर बचा 9 + 1 = 8 mw, ठीक है। तो यहाँ से mw का वैल्यू आ गया, ये बन गया 3000 डिवाइडेड बाय 8, फाइनल आंसर आ गया 375 ग्राम। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर एंड इट्स कंटेंट इज 375 ग्राम वाटर, राइट आंसर आप देख सकते हो, राइट आंसर इसका हो गया सेकंड वाला। तो ढंग से फॉलो कर लो तो मेरे ख्याल से आपका इसमें प्रॉब्लम अटकेगा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। आप देखो ये मैंने ग्राफ का रखा हुआ था इसके अंदर प्रॉब्लम, तो एक साथ 2 प्रॉब्लम है, दोनों को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, वही कॉन्स्टेंट रेट वाला है जिसका मैक्सिमम चांस है आने का। पढ़ो, ये कह रहा है इन द फिगर गिवन 2 सॉलिड्स A एंड B ऑफ सेम मास, तो हमें 2 सॉलिड का मास सेम दे रखा है, आर हीटेड एट कांस्टेंट रेट बाय सेम सोर्स, यानी पावर यहां पर सेम हो गई। देन फाइंड रेशियो ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो लेटेंट हीट, अब फ्यूजन हो कहां रहा है, तो ये जो लाइंस है इन लाइन पर फ्यूजन हो रहा है, तो बस कुछ नहीं करना, पावर दोनों की इक्वेट कर देनी है। तो पावर सप्लाइड टू ए इक्वल्स टू पावर सप्लाइड टू बी, और थोड़ा स्पीड में चल लो इसमें, ठीक है ना। अब यहां पर जो पावर का फॉर्मूला हो गया ml/ΔT हो गया, तो mLA/ΔTA, ये थोड़ा सा टाइम पास हो गया इसके अंदर, तो mLB/ΔTB, ठीक है ना। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, लेटेंट हीट का रेशियो सिंपली आ गया बस डेल्टा टी के रेशियो के प्रोपोर्शनल, तो LA/LB इज फर्दर इक्वल टू, अब डेल्टा टी ए, तो A का हो गया 7 में से 4 गया 3, और डिवाइडेड बाय B का हो गया 6 में से हो गया 4, तो 7/4 इसका आंसर होना चाहिए, सॉरी 3/4, तो 3/4 इसका आंसर होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम देखें तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से, नेक्स्ट कह रहा है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड स्टेट। अब देखो सॉलिड स्टेट कहां पर है, तो यहां पर तो फ्यूज हो रहा है, दैट मींस इससे पहले सॉलिड स्टेट है, तो यहां से यहां तक अगर हम पावर लिखेंगे तो वो हो जाएगी हीट बाय टाइम, यानी ms∆θ/ΔT। तो अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम पर। तो अब पावर सप्लाइड एट A इक्वल्स टू पावर सप्लाइड टू B, दोनों की पावर सेम है क्योंकि रेट दोनों का सेम दे रखा है। अब A की पावर सॉलिड स्टेट में हो जाएगी, मास सेम है, स्पेसिफिक हीट ऑफ A ΔθA डिवाइडेड बाय ΔTA इक्वल्स टू मास स्पेसिफिक हीट ऑफ B ΔθB डिवाइडेड बाय ΔTB, ठीक है। मास तो कैंसिल हो गया, SA/SP का हमें रेशियो निकालना था, तो ये रेशियो आ गया ΔTA/ΔTB टाइम्स ΔθB, ठीक है, बाय ΔθA। थोड़ा सा केयरफुल रहना, ये जो ΔTA/TB का रेशियो ये उठा के यहाँ पर डाल देना, ठीक है ना, वो था हमारा मेल्टिंग के लिए, ये हमारा सॉलिड स्टेट के लिए। तो देखो
यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी ए हो गया ये, समझ गए आप मेरी बात, सॉलिड स्टेट के लिए। और सिमिलरली डेल्टा टी बी हो गया ये। तो डेल्टा टी ए की वैल्यू आ रही है 4 एंड डेल्टा टी बी की वैल्यू आ रही है 2। थोड़ा केयरफुली डालना, नहीं तो पता चले आंसर कुछ का कुछ आ गया। तो डेल्टा टी ए आ गया मेरे पास 4 और डेल्टा टी बी आ गया 2। डेल्टा थीटा बी बाय डेल्टा थीटा ए, अब टेम्परेचर चेंज इन बी तो वो हो गया 60 और ए का वो हो गया 40। तो 60/40, 60/40 हो गया 3/2। तो 4/2 तो 2 हो गया इंटू 3/2, 2 से 2 कटा तो 3:1 हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो आ रहा है। दैट मीन्स राइट आंसर आप देख सकते हो इसमें हमारा सेकंड वाला हो गया है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप ग्राफ का प्रॉब्लम भी आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। कैलोरीमेट्री में क्या क्या था, अब एक हमारे पास वो प्रॉब्लम आता है आइस गिरी और मेल्ट डाउन होकर के फिर उसने खुद की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, बताओ कि उसका हाइट वगैरह कितना होगा, वो आगे मैंने प्रीवियस ईयर में रखा हुआ है। तो यहाँ मैं कराता फिर से टाइम खराब होता है, बेहतर है प्रीवियस ईयर में आपका आया हुआ है, मैं करा दूंगा वहाँ पे, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब हम आ जाते हैं थर्मल एक्सपेंशन। देखो थर्मल एक्सपेंशन में कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम है जिनकी अगर आप बढ़िया प्रैक्टिस कर लेते हो तो सवाल आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि वही बार बार रिपीटेड मोड पे आए हुए हैं। वो हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में कि कौन कौन से थर्मल एक्सपेंशन बार बार रिपीट हुए हैं। फिलहाल पहले कंसेप्ट, तो सबसे पहले आता है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल में एक सवाल पेटेंटेड है, आया तो यही आना है, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। फिलहाल एक टेम्परेचर स्केल को दूसरी टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट करने का प्रिंसिपल होता है वो ये होता है, ठीक है ना, कि किसी भी टेम्परेचर स्केल के ऊपर रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट होता है उस स्केल में आइस का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। अपर फिक्स पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है, लोअर फिक्स पॉइंट वही मेल्टिंग पॉइंट। तो जो भी उस स्केल के ऊपर रीडिंग होती है माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय यूएफपी माइनस एलएफपी, इनका रेशियो किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब देखो तो इसको जनरलाइज x माइनस एल बाई यू माइनस एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, रटने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट ध्यान रखना कि इनके रेशियो को हम कांस्टेंट करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हमें जिस भी टेम्परेचर स्केल को जिसमें कन्वर्ट करना है उसके लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट हमें डिफाइंड होने चाहिए। जैसे सेल्सियस का लोअर हो गया 0, अपर हो गया 100, तो इसके ऊपर नंबर ऑफ डिविजन्स आ गए 100। फ़ारेनहाइट पर 32 और इसका अपर फिक्स पॉइंट हो गया 212, डिविजन्स आ गए 180। सिमिलरली कैल्विन, सिमिलरली र्यूमर स्केल हो गई, ठीक है ना। तो इनके हमें लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट पता है। अब हमने मान लो सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को कैल्विन, कैल्विन को हमने र्यूमर स्केल के अंदर कन्वर्ट किया। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से ये रेशियो हम इक्वेट करते चले गए, ठीक है ना। इक्वेट करने के बाद हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बची है। मैं नहीं कहूँगा आप इसको रटो, मैं ये कहूँगा कि आपने कंसेप्ट समझ लिया, आप कभी भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो मैं बोल रहा था कि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड स्टेट में प्रॉब्लम आता है वो ये कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का वो कौन सा टेम्परेचर है जो सेम रीडिंग देता है, ठीक है ना। तो देखो तो कॉमन रीडिंग ऑन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल, तो सेंटीग्रेड स्केल पर भी उसकी वही वैल्यू हो तो फ़ारेनहाइट स्केल पर भी उसकी वही वैल्यू हो, तो ये होता है -40 डिग्री। तो -40 डिग्री को सेंटीग्रेड स्केल में देखो या -40 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह -40 डिग्री फ़ारेनहाइट देखो, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। इसको करने के लिए आप इन दोनों स्केल को कंपेयर कर दो, इसकी जगह x डाल दो और उस x का वैल्यू पकड़ के निकाल लो, आपको यही -40 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू डायरेक्ट ध्यान रख लेना क्योंकि इसमें ये बहुत फ्रीक्वेंट सवाल है, अगर आता है तो यही आ जाता है। दूसरा सवाल, तो एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल जो इस सेक्शन से आता है वो सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर का ग्राफ आता है, ठीक है ना, कि यहां पर हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है। तो इनके बीच का ये जो कन्वर्जन का ग्राफ है ये बताओ कैसा होगा। कैसे करेंगे आप, आपने सबसे पहले इनके आपस के रिलेशन को बिल्डअप किया, ठीक है ना। अब सेंटीग्रेड को हम y एक्सिस पर डाल देते हैं, फ़ारेनहाइट को हम x एक्सिस पर रख रहे हैं, तो उनको उनकी रिस्पेक्टिव एक्सिस से रिप्लेस कर दिया। अब ये 5 इधर क्रॉस किया तो ये हो गया 5/9x माइनस ये इधर आ गया 5 to 10 और 15 और 160, ठीक है ना। अब आप चेक करो y बराबर mx माइनस सी की इक्वेशन है, यानी इसका स्लोप तो पॉजिटिव है बट y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यानी ये यहाँ से ऐसे नेगेटिव y इंटरसेप्ट से स्टार्ट हुई और पॉजिटिव स्लोप वाली ये लाइन बनी, और इस लाइन का जो स्लोप है और कुछ नहीं, वो स्लोप हमारा 5/9 के बराबर हो गया।
तो क्या करते हैं, सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का ये ग्राफ दे देते हैं और पूछ लेते हैं स्लोप की वैल्यू बता दो कितनी होगी। तो आई थिंक बड़े इजीली आप इसको कर सकते हो। इवन दो आप ये भी कर सकते हो, इसके बीच का भी ग्राफ बना सकते हो, वाई और एक्स एक्सिस पर रख के इसके बीच का भी बना सकते हो। तो जो भी स्केल दे रखी है उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ये ध्यान रखना, ये ग्राफ हमेशा 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 लीनियर रहेगा, ठीक है ना, तो स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये लीनियर ग्राफ फॉलो करते हैं और सारे के सारे ग्राफ आप जो भी एक से दूसरे में कन्वर्ट करेंगे सारे ग्राफ आपको लीनियर देखने को मिलेंगे। तो दो सवाल थे मेरी तरफ से, सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पर वो टेम्परेचर जो इक्वल वैल्यू पोजेस करता है दैट इज -40 डिग्री, और इसका ग्राफ और उसका स्लोप दैट इज 5/9। अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास आता है लीनियर एक्सपेंशन का कंसेप्ट। लीनियर एक्सपेंशन के कंसेप्ट में सिंपल फार्मूला बेस्ड है, ठीक है ना, और इसके एक खास एप्लीकेशंस है, उन पे हम जरूर काम करेंगे। तो जैसे लीनियर एक्सपेंशन में क्या हुआ, हमने एक रॉड को हीट किया, उसके टेम्परेचर को चेंज किया तो उसकी लेंथ बढ़ गई, ठीक है ना। तो जो फाइनल लेंथ होती है वो फाइनल लेंथ निकालने का हमारा तरीका हो गया ओरिजिनल लेंथ 1 + अल्फा डेल्टा थीटा, या चेंज इन लेंथ निकालने का हमारा तरीका हो गया L0 अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखो, फाइनल लेंथ आपको कभी भी निकालनी है टेम्परेचर चेंज करने के बाद, दैट इज ओरिजिनल लेंथ 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। तो जब चेंजेस लेंथ वाइज हो तो ऐसे एक्सपेंशन को हम लीनियर बोलते हैं। एरिया वाइज अगर चेंजेस हो तो हम बोलते हैं इसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो फाइनल एरिया हो जाएगा ओरिजिनल एरिया 1 + बीटा डेल्टा टी। तो आई थिंक सिंपल फॉर्मूले हैं और इस टाइम आपको ये आते भी होंगे। वॉल्यूम वाइज अगर चेंज हो तो हम बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो फाइनल वॉल्यूम बराबर ओरिजिनल वॉल्यूम 1 + गामा डेल्टा थीटा। अब अल्फा बीटा गामा के बीच का रिलेशन, ये दो तरीके की चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, आइसोट्रोपिक मटेरियल है या एनआइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक वो होता है जिसमें एक्सपेंशन हर डायरेक्शन में सेम होता है, ठीक है ना। एनआइसोट्रोपिक वो होता है जिसमें एक्सपेंशन अलग होता है। तो अगर आइसोट्रोपिक है तो उसके लिए रिलेशन ये रहा, सिंपल लिख दो, अल्फा बराबर β/2 बराबर γ/3, ठीक है ना। और अगर n आइसोट्रोपिक है तो n आइसोट्रोपिक के लिए जो गामा होता है वो α1 + α2 + α3 के बराबर होता है। मीनिंग जैसे ये क्यूब है, मान लो 3 डिफरेंट रॉड से बना होता है, 1 2 3, तीनों के एक्सपेंशन अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। एक आयरन की होती है, एक कॉपर की होती है, एक कोई और मटेरियल की होती है। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन α1 + α2 + α3 के बराबर होता है। डायरेक्ट याद कर लो, एनाइसोट्रोपिक में सीधे आ जाता है। मैंने कई बार पहले भी इसमें और लेक्चर्स में भी इसमें आईआईटी के सवाल आपको बताए हुए हैं, आईआईटी के बताए हुए हैं, ठीक है ना, कि जो इसमें पूछे गए हैं वो ये कि इधर का एक्सपेंशन अल्फा, इधर का अल्फा, इधर का 2 अल्फा, बताओ गामा कितना होगा, बताओ। सिंपल सा फॉर्मूला आप उठा करके कर सकते हो, ज़्यादा रॉकेट साइंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सिंपल सा एस्पेक्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो ये है। अच्छा, ये तो हो गया वॉल्यूम का एक्सपेंशन। अब मैं यहाँ पर डेंसिटी का वेरिएशन भी आपको बता दूं, क्योंकि मैंने डेंसिटी पे सवाल भी रखे हैं। तो अगर हम डेंसिटी का वेरिएशन देखें तो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, पहले मैं चेक कर लूँ कहीं मैंने आगे रखा तो नहीं है, तो नहीं, तो आप देख लो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का जब आप वेरिएशन देखेंगे तो ये देखना बड़ा सिंपल काम है, फाइनल वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम 1 + गामा डेल्टा थीटा। अब आपने वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया मास बाय डेंसिटी से, ठीक है ना। तो यही मास तो दोनों तरफ कट गए, वो थोड़ा ना चेंज होगा टेम्परेचर चेंज करने से। तो 1/ρf 1/ρ0 1 + गामा डेल्टा थीटा। यहां से ρf की वैल्यू आ गई ρ0 / 1 + गामा डेल्टा थीटा, ठीक है। और इसको आप ऊपर उठा के ले जाओ तो ρf की वैल्यू आ गई ρ0 1 + गामा डेल्टा थीटा की पावर -1, और ये पावर सामने कूद जाएगी क्योंकि ये टर्म 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। तो फाइनली डेंसिटी का वेरिएशन आ गया ρ0 1 - गामा डेल्टा थीटा। तो आप देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ डेंसिटी जो हो रही है वो कम होती चली जा रही है, ठीक है ना। तो डेंसिटी का वेरिएशन यहाँ डिक्रीजिंग लाइन के टर्म में इंडिकेट होगा। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, तो रो वर्सेस थीटा का ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन रहेगा। आप चाहिए तो इसको एक्सपैंड करके y बराबर -mx + c टाइप की इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। अब यहीं पर आता है एनोमैलस एक्सपेंशन, ठीक है ना, एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब वाटर में क्या होता है, वाटर को तो यहां पर अगर हम हीट करें तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी, हुआ ना। तो अगर एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर देखोगे तो एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में वॉल्यूम का ग्राफ बता रहा हूं और फिर लगे या तो आप डेंसिटी का ग्राफ देखना। तो क्या होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो वॉल्यूम जो होता है बढ़ता नहीं है,
कम होता चला जाता है। उसके बाद फिर वॉल्यूम जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद बढ़ता है। तो वाटर का बिहेवियर बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। ये एनोमैलस बिहेवियर इसके डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। तो पहले वॉल्यूम कम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनिमम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद बढ़ाने पर वॉल्यूम का वैल्यू इंक्रीज करता है। इसमें पेटेंटेड सवाल आता है। वो सवाल ये होता है, हमने ग्लास में पानी भर दिया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है, अब बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा या लेवल कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओ या टेम्परेचर कम करो, दोनों ही सिचुएशन में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यानी वाटर जो होगा वो कंटेनर से बाहर आ जाएगा। ये होता है इसका पेटेंटेड प्रॉब्लम। डेंसिटी जस्ट उल्टा मतलब पहले डेंसिटी बढ़ती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है, और फिर डेंसिटी जो होती है वाटर की वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये ग्राफ स्टैंडर्ड ग्राफ है, आपके लेवल में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। कंसेप्चुअल मैंने बता दिया इस पर क्या बनता है, सारी चीज़ तैयार करके जाना। चलते हैं आगे। अब हमारे पास आता है वही ये मैंने फेज़ 1 में भी बताया हुआ है, और इसका सवाल पता नहीं कब से आए पड़ा है, तो हम लोग इसको इस बार भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो हमारे पास 2 रॉड्स हैं जिनके एक एंड को हमने फिक्स कर दिया, दूसरा एंड फ्री टू एक्सपैंड है, ठीक है ना, इसको फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। तो हमने हीट किया, हीट करने पर हमने ये नोटिस किया कि वॉट एवर बी द चेंज इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन लेंथ इज कॉन्स्टेंट, या वो बोले डिफरेंस इन एरिया इज कांस्टेंट या डिफरेंस इन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो डिफरेंस इन लेंथ इज कांस्टेंट, तो हमने क्या किया, इनिशियल लेंथ फाइनल लेंथ निकाली और उसको इक्वेट किया और फाइनल रिजल्ट आया, वो रिजल्ट ये रहा। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है। तो व्हेनेवर डिफरेंस इन लेंथ इज कांस्टेंट व्हाटएवर बी द चेंज इन टेम्परेचर, देन रिलेशन इज L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2। अब मान लो आपको ये डिफरेंस इन लेंथ ही दे दिया उसने, मान लो आपको L2 माइनस L1 की वैल्यू उसने दे दी डेल्टा L, ठीक है, उसने दे ही दिया, कहता अब मेरे को L2 L1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो अब आप कैसे निकालोगे, तो देखो आप क्या करो, यहाँ से किसी एक की वैल्यू उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करते ही आपके हाथ में रिलेशन आ जाएगा। तो मान लो आपने L2 की वैल्यू उठाई और इसके अंदर डाल दी, तो L1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डेल्टा L टाइम्स अल्फा 2 बाय मॉड लगा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता किसका अल्फा ज़्यादा है किसका अल्फा कम है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, इसलिए L1 लिखते वक्त अल्फा 2 आएगा ऊपर और L2 लिखते वक्त अल्फा 1 आएगा। आपको को सर ये तो गणित कुछ करंट रेजिस्टेंस जैसी है, और डिफरेंस ले रहे हैं इसलिए डिफरेंस आएगा। अगर ये सम को डिवाइड करना होता तो नीचे प्लस आ जाता, नए नए जुगाड़ बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसी तरह L2 अगर मैं निकालूं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा L टाइम्स अल्फा 2 बाय मॉड ऑफ अल्फा 2 माइनस, सॉरी L2 निकालना है तो यहाँ अल्फा 1 आएगा बाय मॉड ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो ये हो गया डिफरेंस इन लेंथ, जब हमें कांस्टेंट दे रखी हो और दे ही रखी हो इतनी है, बताओ L1 L2 कितना होगा। तो उसको सॉल्व करने का 1 लाइन का सिंपल शॉर्टकट तरीका, मजे आए। चलते हैं आगे नेक्स्ट। हाँ, अब इसके डिफरेंट एप्लीकेशन पर आते हैं। इफेक्ट ऑन पेंडुलम। तो पेंडुलम क्लॉक पर क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन टीचर तक कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस सिचुएशन में क्या बोलना है, सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो एग्जाम में अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर बैंड बच जाएगी, क्योंकि वो गेन और लॉस का टाइम, गेन और लॉस इन टाइम ऑफ पेंडुलम क्लॉक का सवाल आता है। मैं आपको सिंपल सा जुगाड़ दे देता हूँ, उससे आपका सवाल खत्म। देखो टाइम पीरियड तो जानते हो 2√L/G होता है पेंडुलम क्लॉक का, ठीक है ना। आपने फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड निकाला, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा हो गया, तो इस डेल्टा T/T को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, ठीक है ना। गेन और लॉस T की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो गेन और लॉस इन टाइम ड्यूरेशन T, ठीक है ना। तो गेन और लॉस डेल्टा T को बोलेंगे गेन और लॉस इन टाइम ड्यूरेशन T। टाइम ड्यूरेशन T का मतलब वो 24 घंटे में पूछे तो T की वैल्यू 24 घंटा डाल देनी है, 1 सेकंड में पूछे तो 1 सेकंड डाल देनी है, तो उसका फॉर्मूला हो गया हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू T। तो ये हो गया गेन और लॉस। अब गेन कब करेगी क्लॉक और लूज कब करेगी, तो सुनो, हम पेंडुलम क्लॉक को करेक्ट टाइम, हमारा एम ये तो होता नहीं कि क्लॉक स्लो चल जाए या क्लॉक फास्ट चल जाए, हमारा एम क्या होता है क्लॉक करेक्ट टाइम दे। अब क्लॉक करेक्ट टाइम कब देती है, जब वो कैलिब्रेशन टेम्परेचर पर होती है, ठीक है ना। तो जिस टेम्परेचर पर क्लॉक करेक्ट टाइम देती है उस टेम्परेचर को बोलते हैं कैलिब्रेशन टेम्परेचर। ये सुनना ध्यान से, ठीक है ना, इसी में रास्ता बता दूंगा। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है और क्लॉक स्लो हो जाती है। ये इसका लिंक होता है जो हम लोग अपना जनरली पढ़ाते रहते हैं तो ध्यान रहता है। और जैसे ही टेम्परेचर कैलिब्रेशन से कम होता है तो टाइम पीरियड पेंडुलम का कम होता है, क्लॉक फास्ट हो जाती है। अब याद कैसे रखो आप एग्जाम में, तो ऐसे याद रख लो, समर में, ठीक है ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया ऐसे समझ लो समर है, ठीक है ना, तो समर में स्लो हो जाती है, ठीक है ना, और विंटर में फास्ट हो जाती है। तो एस से समर, एस से स्लो।
तो अब आप हमेशा ध्यान रख लोगे। तो कैलिब्रेशन से टेम्परेचर बढ़ाया, तुरंत समर ध्यान आया, तो समर से स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। कितनी स्लो हो जाएगी, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। तो आई थिंक अब आप इस रिलेशन से इसको कर सकते हो। वैसे मैंने पूरा थ्योरी पॉइंट आपको दे दिया, बट समझाने का एक तरीका था, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है थर्मल स्ट्रेस। अब थर्मल स्ट्रेस कब यूज करते हैं, तो जैसे मान लो ये रॉड दोनों हाथ के बीच में फिक्स्ड है, अब मैं इसको फ्रीली एक्सपैंड करने दूं तो ये एंड बाहर आराम से चला जाएगा, बट इसके एक्सपेंशन को अगर मैं रोकूं तो होगा क्या, ये दोनों जो बाहर वाले सपोर्ट्स हैं ये इसको कंप्रेस करने के लिए फोर्स लगाएंगे, और हर बॉडी कुछ ना कुछ इलास्टिक तो होती है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये जितना एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा हीट की वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से ये उतना कंप्रेस हो जाएगा, और इस फोर्स को हम बोलेंगे कंप्रेसिव फोर्स। और इस कंप्रेसिव फोर्स को निकालने के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया जब हम करेंगे तो हमें मिलेगी थर्मल स्ट्रेस, तो जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला है वाई अल्फा डेल्टा थीटा। प्रूविंग मैं अभी नहीं कर रहा, वाई अल्फा डेल्टा थीटा इज द फॉर्मूला फॉर थर्मल स्ट्रेस। तो अगर आपको कंप्रेसिव फोर्स निकालनी है तो बस इस स्ट्रेस को F/A डाला, और यहां से हमारे पास इस कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू आ गई YA अल्फा डेल्टा थीटा। अब कब ये फोर्स कंप्रेसिव रहेगी, कब ये एलोंगेटिव रहेगी, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंप्रेसिव फोर्स आएगी, टेम्परेचर कम करोगे तो ये श्रिंक होने की कोशिश करेगा, सपोर्ट इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, एलोंगेटिव फोर्स आएगी। ये सिंपल एस्पेक्ट हो गया, इसमें कोई भयानक साइंस नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट, अब ये रियल और अपरेंट एक्सपेंशन, ये तीसरा इसके अंदर वर्जन आता है। तो क्या हुआ, आपने एक लिक्विड को कंटेनर के अंदर पूरा भर दिया। अब जनरली क्या होता है, लिक्विड का एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, सॉलिड का एक्सपेंशन कम होता है। तो जब सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का एक्सपेंशन हो तो ऐसे एक्सपेंशन को रियल बोलते हैं। जब लिक्विड के साथ साथ सॉलिड का भी एक्सपेंशन हो तो इस एक्सपेंशन को हम अपरेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो मान लो लिक्विड भी एक्सपैंड किया, मान लो सॉलिड भी एक्सपैंड किया, और ये इतना कंटेनर से बाहर आ गया, तो ये जितना आप देख रहे हो येलो कलर से शेडेड पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इस एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू होती है डेल्टा वी एपरेंट, ठीक है ना। तो कभी भी कोई पूछे बताओ कितना वॉल्यूम लिक्विड का बाहर आ गया, तो सीधा सा मतलब है डेल्टा वी एपरेंट निकालना है। ये हो गया ओरिजिनल वॉल्यूम गामा एपरेंट डेल्टा थीटा। अब गामा एपरेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है गामा एल, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड माइनस गामा एस टाइम्स डेल्टा थीटा। गामा एस को मैं ब्रेक कर रहा हूं वी नॉट गामा एल माइनस 3 अल्फा एस, ठीक है ना, डेल्टा थीटा आइसोट्रोपिक मानते हुए। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम। अब यहाँ कंसेप्चुअल भी बनते हैं तो न्यूमेरिकल भी बनते हैं, मैंने न्यूमेरिकल रखा है कि लिक्विड बताओ कब बाहर आएगा, तो भाई तभी बाहर आएगा ना जब गामा एल इज ग्रेटर देन 3 अल्फा एस होगा, ठीक है ना, तभी तो डेल्टा वी एपरेंट पॉजिटिव होगा। अब कब लिक्विड का लेवल फॉल कर जाएगा, तो जब ऑब्वियस ही बात है ये से छोटा होगा, और कब चेंज ही नहीं होएगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। वही कहानी यहाँ इतनी लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो अब मेरे ख्याल से सिंपल सी बात थी, आपको समझ आ गई होगी कि एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम हम कैसे देखते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम प्रॉब्लम के सेक्शन पर। पहला प्रॉब्लम मैंने गेन और लॉस वाला रखा है, तो इसमें अब आपको सीखने को मिल जाएगा, पढ़ो। ये कह रहा है A clock while keeps correct time at 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैलिब्रेशन टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे, has a pendulum rod made of brass, the number of seconds it gain or lose per second when the temperature falls to, तो टेम्परेचर कम किया, ठंड लगी, विंटर आ गई, विंटर में क्या होगा, तो समर में क्या होता है, स्लो होता है, विंटर में फास्ट हो जाएगी, तो यहाँ क्लॉक फास्ट हो जाएगी, यानी गेन कर ले। यानी यहाँ पर फास्ट हो जाने का मतलब क्या हुआ, क्लॉक जो है अब फास्ट हो जाने का मतलब जैसे मान लो अभी 2 बजे हैं तो क्लॉक शो कर रही है 2:30 बजे का टाइम, यानी यहाँ क्लॉक टाइम को गेन कर लेगी। पॉइंट समझ आ गया, आधा घंटा गेन कर लिया उसने, ठीक है ना। तो ये एक जनरल लैंग्वेज में मैंने आपको मतलब समझाया। फिलहाल हमें तो सिर्फ डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है, तो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें गेन और लॉस पता करना है। अब गेन है या लॉस है ये कैसे पता करें, तो विंटर है, विंटर में क्या होगा, क्लॉक जो होगी वो समर में क्या होती है, स्लो हो जाएगी, विंटर में क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, यानी यहाँ पर गेन कर लेगी। ओके, तो हाफ अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही है, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना। 10 की पावर -6, डेल्टा थीटा हमें पता ही है 30 और 10 का डिफरेंस हो गया 20। अब ड्यूरेशन ध्यान से देख लो, पर सेकंड का ड्यूरेशन है, यानी टाइम ड्यूरेशन में 1 सेकंड डाल दिया। यही बोलता पर आर बताओ तो हम यहाँ 3600 डाल देते, पर डे बताओ तो 86400 करना पड़ता, ठीक है ना। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया, ये हो गया 18 इंटू 10 की पावर -5 सेकंड, इतना टाइम ये गेन कर लेगी। अब मैं देखूँ क्या आ रहा है, 18 इंटू 10 की पावर -5 सेकंड, राइट आंसर हमें मिल गया है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। मेरे ख्याल से अब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, डेंसिटी का प्रॉब्लम आ रहा है। ये कह रहा है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो डेंसिटी रो नॉट हमें दे रखी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दे रखी है 10 ग्राम पर सीसी, एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डेंसिटी दे रखी है रो एफ दे रखा है दैट इज 9.7 ग्राम पर सीसी। देख रहे हो ना, डेंसिटी कम हो जा रही है, ग्राम पर सीसी मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस, हमें अल्फा निकालना है, हमें पता है इसके फॉर्मूले में गामा आता है, तो मैंने फटाक से फॉर्मूला लगाया रो एफ बराबर रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, ठीक है ना। हम गामा निकालेंगे, गामा को हम 3 अल्फा डाल करके अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे, सिंपल सा है। तो रो एफ की जगह आ गया 9.7, 10, 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा की जगह आ गया 100, सिंप्लीफाई करते हैं, ये इधर चला गया 0.97, तो 100 अल्फा की वैल्यू आ गई 1 माइनस 0.97, तो 0.03, अल्फा की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10, सॉरी गामा की वैल्यू मेरे पास आ गई 0. फिर मैंने अल्फा लिख दिया, तो गामा की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.03, तो यहाँ से गामा आ गया 3 इंटू 10 की पावर -4, बट हमें अल्फा निकालना है, तो हमने इसे 3 अल्फा डाला, गामा बराबर 3 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर हो गया 10 की पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो नेक्स्ट आपका अब ये फोर्स वाला प्रॉब्लम है, इसको हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, देखिए पहले क्या करें, व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ स्टील रॉड ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया दिस मच टू प्रिवेंट इट फ्रॉम इलोंगेशन व्हेन हीटेड फ्रॉम दिस टू दिस। तो हमें कंप्रेसिव फोर्स निकालनी है, सीधे फॉर्मूला वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 11, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं होता। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 10 इंटू 10 की पावर -4 हो गया। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 10 की पावर -5 दे रखा है। डेल्टा थीटा तो ये माइनस ये किया 30 आ गया। देखिए क्या आंसर आ रहा है, तो ये बन गया हमारे पास 60। अब बाकी पावर चेक कर लेते हैं, 5 और 4 9, ये 8 2 8 9 10 11, तो 10 की पावर 3, तो 6 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन का फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। अब इसमें राइट आंसर आप देख सकते हो थर्ड वाला हो गया। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट है एन आयरन रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज ज्वाइंट टू एल्यूमिनियम रॉड ऑफ लेंथ 100। तो दो अलग अलग मटेरियल हमें दे रखे हैं, तो एक दे रखी है आयरन रॉड और एक दे रखी है हमें एल्यूमिनियम रॉड, ठीक है ना। इनकी लेंथ दे रखी है हमें 50 सेंटीमीटर, ये L1 ले लिया मैंने 50 सेंटीमीटर, और L2 मेरे को दे रखा है 100 सेंटीमीटर। अच्छा, टू एन एल्यूमिनियम रॉड ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, ऑल मेजरमेंट आर रेफर टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, इसका कोफिशिएंट हमें दे रखा है 12 इंटू 10 की पावर -6, और इसका हमें कोफिशिएंट दे रखा है 24 इंटू 10 की पावर -6। करना क्या है, एवरेज लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ कंपोजिट सिस्टम। तो मैंने बताया हुआ आपको, जब भी इस तरीके से रॉड लगी हुई हो सीरीज में, तो अल्फा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सिग्मा एल अल्फा बाय सिग्मा एल, दैट्स इट, सिंपल, एक लाइन का खेल है ये हमारे लिए। तो अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, अब आपको L1 अल्फा 1 करना है, डायरेक्ट कर लो, ठीक है ना। तो L1 अल्फा 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 600 इंटू 10 की पावर -6, प्लस ये हो जाएगा 2400 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 विच इज 150, ठीक है। देखिए क्या आता है, ये बन गया हमारा 3000 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 10 की पावर -6, ये यहाँ से गया, आंसर आ गया 2 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, या 20 इंटू 10 की पावर -6। तो राइट आंसर हमें मिल गया, ये तो नहीं, 20 इंटू 10 की पावर -6 के हिसाब से थर्ड ऑप्शन हो गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट। हाँ, ये देखो, ये ग्राफ का प्रॉब्लम कुछ खास इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले बताया क्या क्या है, कैलोरीमेट्री के अंदर आप वो सिस्टम वाला प्रॉब्लम, जो मैंने स्टीम वाला आपको प्रॉब्लम बताया वो इंपॉर्टेंट है। इधर आपका ये लीनियर एक्सपेंशन के ग्राफ वाला प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। जो हम L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2 करते हैं, जिसमें डिफरेंस इन लेंथ दे रखी होती है, वो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। चलो इसको अटैम्प्ट करते हैं। हमें डेल्टा एल वर्सेज डेल्टा टी ग्राफ दे रखा है, क्या पता करना है, 2 मीटर लंबी रॉड का दे रखा है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ द मेटल यानी गामा निकालना है। फिलहाल क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन का ग्राफ दे रखा है, तो हमने तुरंत डेल्टा एल की इक्वेशन लिखी, एल अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहां से डेल्टा एल बाय डेल्टा थीटा की वैल्यू मिली विच इज एल अल्फा। अब ये क्या हो गया, ये इस ग्राफ का स्लोप हो गया, है ना। तो डेल्टा एल वर्सेज डेल्टा टी ये और कुछ नहीं, ये इस ग्राफ का स्लोप हो गया। तो टेन थीटा की वैल्यू वो हम इधर से निकाल ही लेंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो एल अल्फा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, कहीं से ले लो आप, ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं उसका।
आप ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, यहां से आप tan थीटा ले लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इधर से ले लो, कहीं से भी ले लो, सेम मिलेगा। जैसे यहां से मिला 1/10, यहां से मिला आपको 1.5/15, तो वही 1/10। यूनिट का ध्यान रखना, तो 1 क्या मिलीमीटर, बाय 10 क्या केल्विन, उसको एसआई में कन्वर्ट कर लो। तो मैं यहां से tan थीटा की वैल्यू लिख रहा हूं, 1/10 मिलीमीटर हो गया 10 की पावर -3, ठीक है ना। अब ये हो गया मीटर पर केल्विन। अब देखो आगे क्या आता है, एल हमें दे रखा है 2 मीटर, तो मैंने तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ अल्फा बराबर 10 की पावर -4, मीटर मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, पर केल्विन, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.5 इंटू 10 की पावर -4 पर केल्विन, या डिग्री सेंटीग्रेड लिख लो, तो 5 इंटू 10 की पावर -5 पर केल्विन। बट ध्यान रखना हमसे अल्फा नहीं पूछा, गामा पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, गामा बराबर 3 अल्फा करके, ठीक है ना। तो गामा बराबर 3 अल्फा किया, तो ये आ गया 15 इंटू 10 की पावर -5 पर केल्विन। अब मैं देखूं क्या 15 है, नहीं 1.5, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -4 पर केल्विन। अब आप राइट आंसर देखो, इसका राइट आंसर हमारा आ रहा है बी वाला, ठीक है। तो आई थिंक ये ग्राफ समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, पढ़ो। ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड ब्रास। तो स्टील का और ब्रास का लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट दे रखा है। स्टील का 11 इंटू 10 की पावर -6, और ब्रास का हमें दे रखा है कितना, 19 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। आगे, इफ देयर डिफरेंस इन लेंथ एट और टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कहा था ना मैंने, वो डिफरेंस इन लेंथ वाला यही है, और डेल्टा एल की वैल्यू दे दी, तो डेल्टा एल की वैल्यू उसने हमें दे दी 30 सेंटीमीटर। देन देयर लेंथ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें इनकी लेंथ निकालनी है, अल्फा उल्फा नहीं निकालना जो हम L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2 लगाते घूमे, ठीक है ना। अब आम स्टूडेंट क्या करेगा, पहले लगाएगा L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2, फिर L2 माइनस L1 लिखेगा 30, फिर वैल्यू डालेगा, इतने में तो हम खत्म कर देंगे। तो मेरे पास जो L1 का वैल्यू आ रहा है वो हो गया डेल्टा एल बाय मॉड ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ठीक है ना। L1 निकाल रहे हैं तो अल्फा 2 आएगा, L2 निकालेंगे तो ऊपर अल्फा 1 आएगा, दैट्स इट। तो L1 की वैल्यू डायरेक्ट ही निकाल ली, देखो हमने कुछ भी नहीं लगाया, सीधे शॉर्टकट। तो डेल्टा एल का वैल्यू हो गया 30, अल्फा 2 का वैल्यू मेरे पास हो गया ये 19 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय इनका डिफरेंस, तो सीधे ले लेते हैं, ये हो गया 8 इंटू 10 की पावर -6, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 570 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गया 8 7 जा 56, 71.25 सेंटीमीटर। तो स्टील की लेंथ हो गई 71.25, ब्रास की लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है, 30 माइनस कर दो ना यार, थोड़ी बुद्धि तो लगाओ। तो ये आ जाएगा 41.25, चेक कर लो आंसर, 71.25 और 41.25, राइट आंसर हो गया हमारा ए वाला। अब तो गलत नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है ना, जल्दी भी हो जाएगा आपका एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट, कह रहा है ग्लास फ्लास्क, हर एक वैरायटी का देखो प्रॉब्लम मिल रहा है आपको, ठीक है ना। तो क्रैश कोर्स का यही बेनिफिट होता है, ये नहीं कि लगे बिड़े 10-10 घंटे हम करने में, नहीं। तो क्रैश कोर्स के अंदर जो हर एक वैरायटी का प्रॉब्लम होता है, आपने उस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लिया, तो जो साल भर आपने पढ़ा हुआ होता है सारी चीज़ें फटाफट से रिवाइज हो जाती हैं, एग्जाम के लिए हम रेडी टू गो हो जाते हैं। बस यही इस क्रैश कोर्स का मेन एम होता है, ठीक है ना। क्रैश कोर्स का एम ये नहीं होता कि हम बैठे हैं उसमें लगे पड़े हैं, कंसेप्ट सीखने में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो साल भर क्या किया, ये कह रहा है ग्लास फ्लास्क इज फिल्ड अप टू मार्क 50 cc विद मर्करी एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें ग्लास में मर्करी भर दी, कितना 50 cc एट टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे, इफ द फ्लास्क एंड कंटेंट आर हीटेड टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने इसको हीट किया और ले गए हम 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब हाउ मच मर्करी विल बी अबव द मार्क, तो कितना मर्करी का यहाँ पर मार्क में 50 cc के ऊपर एक्सपेंशन हो जाएगा, हमें वो निकाल के देना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, यानी डेल्टा वी एपरेंट हमें निकाल करके देना है, बहुत सिंपल सा टास्क है। तो डेल्टा वी एपरेंट हो गया कितना, वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम गामा एपरेंट डेल्टा थीटा। तो ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया 50 cc, गामा एपरेंट हो गया गामा एल माइनस 3 अल्फा एस। गामा एल की वैल्यू देखो, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ मर्करीज इतना, तो 18 इसको 180 लिखा रहने दो, इंटू 10 की पावर -6, ये तो हो गया गामा एल माइनस 3 अल्फा 3, यानी ये हो गया 27 इंटू 10 की पावर -6, और डेल्टा थीटा हो गया हमारा 38 माइनस 18, तो ये बना हमारे पास कितना आ गया, इसका वैल्यू मेरे पास आ गया 20। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ये बाहर आ गया 1000 cc, ठीक है ना। यहाँ 180 माइनस 27, ये हो गया 3 और 153
इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो गया 153 इंटू 10 की पावर -3 सीसी, यानी 0.153 सीसी। तो दिस इज द चेंज इन अपरेंट वॉल्यूम ऑफ मर्करी, यानी जो वॉल्यूम उसके अंदर राइज करेगा ग्लास फ्लास्क के अंदर। तो राइट आंसर आप देख सकते हो, उसका राइट आंसर हो गया हमारा सी वाला। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ओके, अब हमारे पास आ जाता है हीट ट्रांसफर का कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि दिस थिंग इज मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर आपका आया था रेडिएशन वाले में से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का प्रॉब्लम। तो इस साल मैक्सिमम चांस है आपको कंडक्शन का प्रॉब्लम मिले। तो कंडक्शन में अब तरीका क्या है, हमने एक रॉड ली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, और हमने एक एंड को हाई टेम्परेचर पर, एक एंड को लो टेम्परेचर पर रखा। तो यहाँ से हीट का फ्लो किया। इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी को हम अपनी भाषा में हीट करंट बोलते हैं। और ये हीट करंट और कुछ नहीं, मतलब सीधा सा काम है, अगर आपको रॉड से हीट जाती हुई दिखाई दे रही है, रॉड पकड़ो रेजिस्टेंस बनाओ, यही तो सिखाया हुआ है, रॉड पकड़ो रेजिस्टेंस बनाओ। इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, और इस थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L/K, जहाँ K होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी यानी हीट करंट का फॉर्मूला हो गया डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय R, ठीक है ना। और इसी को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी का वैल्यू। तो बिल्कुल आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा है, कुछ और नहीं करना। मिलीवेन थ्योरम भी हम इसी के अंदर लगा लेंगे। ओके, अब जनरली बुक के अंदर जब आप एक्सप्रेस करते हो तो हीट पर यूनिट टाइम के ए डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय एल आ जाता है, ठीक है ना। जहाँ बात वही है हमारी, और कुछ नहीं, L/K को उसने ब्रेक करके लिख दिया। तो मेरे हिसाब से जब भी आप हीट करंट लिख रहे हो तो हीट करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। आप अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी लगाओ, हमेशा फायदे में रहोगे। डेल्टा थीटा बाय R से लिखो। R थर्मल रेजिस्टेंस होता है, RH बोल लो इसको, जिसका फॉर्मूला L/K हो गया। सही है, इतनी चीज क्लियर रहनी चाहिए। अब क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। तो जैसे वो कैपेसिटर में बताए थे ना, वैसे ही सवाल यहाँ के इक्विवेलेंट के बनते हैं, ठीक है ना। तो आपको दो रॉड सीरीज में लगा के दे रखी है, इसका के इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब दो रेजिस्टेंस लगा के दे रखे हैं। अब आप उनको ब्रेक करके लिखो, बेहतर है, डायरेक्ट ये याद कर लो। तो दो रॉड सीरीज में लगी हुई हैं, उनका के इक्विवेलेंट निकालना है, तो बिल्कुल कैपेसिटर जैसा सिग्मा L/K। दो रॉड पैरेलल की क्या पहचान होती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस सेम मिलेगा, तो जहां लिखा मिले दो रॉड के एंड टू एंड का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, वो नहीं लिखेगा पैरेलल है, वो बोलेगा टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। आपको समझना पड़ेगा पैरेलल है या सीरीज है। तो ये सेक्शन पैरेलल में माना जाएगा, इसका इक्विवेलेंट निकलेगा सिग्मा K/σA करके। तो इसमें के इक्विवेलेंट के सवाल बड़े फेमस हैं, आप देखना, भी कराऊंगा मैं आपको, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं वो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड। इसका सवाल एक बार ही आया था, बट मैं इस बार इतना रिफाइन कर देता हूं कि आप इसका जीवन में जब भी आए ना, आप उड़ा के चले आओगे। तो टाइम टेकन, तो जैसे हमारे पास तो नहीं है, मतलब जिसके पास भी है, ये एक पॉन्ड दे रखा है, इसमें पानी था, बाहर का टेम्परेचर -θ डिग्री सेंटीग्रेड था। अब हमारे यहाँ तो -θ में आई नहीं, ठीक है, तो हम कहाँ से बर्फ जमाएंगे पॉन्ड में। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इसमें आइस जमना शुरू हो गई। तो x1 से x2 थिकनेस जमने में, ठीक है ना, तो x1 से x2 थिकनेस जमने में जो टाइम लगा, इंटीग्रेट करके निकाला जाता है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, सीधे याद करना है। उस टाइम का फॉर्मूला है ρL/2K थीटा, ठीक है ना, या थीटा हो गया आउटसाइड टेम्परेचर टाइम्स x2 स्क्वायर - x1 स्क्वायर। अगर किस्मत बहुत खराब चल रही है, ठीक है ना, अगर चल रहा है, आप में से कहीं कहेंगे हाँ सर चल ही रही है, नहीं एग्जाम में पता चलेगा ना यार किस्मत अच्छी चल रही है या खराब चल रही है, अभी क्या रोने से फायदा। तो अगर किस्मत बहुत खराब चल रही है तो उठा के पूरा फॉर्मूला पूछ लेगा, जिसके चांसेस हैं कम, क्योंकि इतने बुरे पाप थोड़ा ना किए हमने कि इतनी खराब किस्मत हो जाएगी, ऐसे गंदे गंदे पूछ ले जाएंगे। पूछ भी लिया जाए तो याद तो करके जाएंगे, किस्मत के सारे थोड़ा ना बैठे रहेंगे, ठीक है ना। हमारा काम है लड़ाई लड़ना, वो हम लड़ रहे हैं, किस्मत के सारे नहीं बैठेंगे। तो टाइम जो मैं बोल रहा था कि अगर बहुत ही गंदा पूछ लिया तो ये टाइम का पूरा फॉर्मूला पूछ लेगा, जो कि रेयर है। तो क्या पूछेगा, इक्वल थिकनेस जमाने में जो टाइम लगता है उसका रेशियो पूछेगा, यही उसका फेवरेट काम है, ठीक है ना। अब आपको ये रेशियो मैं ऐसा दे देता हूँ कि आप सीधे सीधे ऐसे लर्न कर लोगे, और जितनी देर में बर्फ़ नहीं जमेगी उतनी देर में तो आप उसको जमा करके आंसर निकाल करके उड़ा करके चले आओगे। तो सुनो, तो इक्वल थिकनेस, तो 0 से h, h से 2h, 2h से 3h एंड अप टू सो ऑन में जाने में जो टाइम लगेगा, तो 0 से h जाने का टाइम t1,
तो बस कुछ नहीं करना, इसकी जगह 0, इसकी जगह h, तो रो L बाय 2k थीटा, 2-3 बार लिखो, यही रट जाएगा गंदा वाला, ठीक है ना। इधर आ जाएगा h² T2, ये आ जाएगा रो L बाय 2k थीटा, कितना 4h² माइनस h², 3h²। एक और लिखता हूँ T3, अब तो रट जाएगा, रो L बाय 2k थीटा। बातें करते रहने से बढ़िया लिख के देख लो, याद हो जाएगा, क्या पता किस्मत खराबी हो गई हो, ठीक है, सुनते नहीं है ना लाइक। तो यहाँ पर पुट किया तो ये आ गया हमारे पास 9 - 4 यानी 5h², बस बहुत है इतना। अब इन टाइम का रेशियो, ठीक है ना, इन टाइम का रेशियो 1:3:5:7:9 एंड अप टू सो ऑन। आपको सर ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, देखो हाँ बिल्कुल जाना पहचाना है, वो वाटर ड्रॉपलेट वाला प्रॉब्लम, ठीक है ना, वही सेम सीन तो है कि इक्वल डिस्टेंसेस फॉल करने में, इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस होते हैं उनका रेशियो 1:3:5:7:9 होता है। यहाँ आइस को इक्वल डिस्टेंस जमाने में, इक्वल थिकनेस जमाने में जो टाइम का रेशियो है वो 1:3:5:7:9 एंड अप टू सो ऑन है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब आपकी लाइफ आसान है और इस रिजल्ट की बेसिस पर आप आइस की धज्जियां उड़ा सकते हो। तो जैसे बोला कि 0 से 10 सेंटीमीटर तक बर्फ जमाई, समय लगा मान लो कुछ भी ले लो 1 घंटा, तो बताओ 10 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फ जमाने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 टाइम्स कर दो, ठीक है ना। तो 3 टाइम्स कर दोगे तो 10 से 20 सेंटीमीटर का टाइम आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से वो कहे, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, तो 0 to 10 लिख भी देता हूँ, तो 0 से 10 सेंटीमीटर का टाइम दे दिया उसने 1 घंटा। वो कहता है 0 से 20 का बता दो, ठीक है ना, थोड़ा सा आप पे भारी पड़ गया ये, 0 से 20 का बता दो। नहीं, अब हम थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेंगे। इक्वल थिकनेसेस का टाइम पता है, 0 से 10 का पता है, 10 से 20 का पता है, ठीक है ना। ये टाइम अगर 1 घंटा है तो ये इसका 3 टाइम्स होगा, 3 घंटा, ठीक है ना। अब हमें चाहिए 0 से 20, तो टोटल टाइम हो गया 4 आवर। ऐसे करके दे दो, बुद्धि प्रयोग, ठीक है ना। तो बुद्धि का प्रयोग करो। तो अब वो कहे 0 से 10 का टाइम ये है, 0 से 30 का टाइम कितना होगा, तो कैलकुलेट ही कर लो, आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है, यानी प्रोपोर्शनलिटी वाला रिजल्ट x2² - x1² वाला कामयाब रहता है। आपके में क्या आया था कि 0 से h जाने में 7 आवर्स लगता है, तो h से 2h जाने में कितना लगेगा कि 7, <7, 7 इस तरीके से बच्चों वाला सवाल पूछा था। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, 0 से h जाने में अगर 7 लग रहा है तो h से 2h जाने में 21 आवर्स लगेंगे, <7 लगेगा। अब लाइफ आसान है, अब पौंड में बर्फ जमाना भी हमारे लिए आसान है, आप कर सकते हो उससे। चलते हैं आगे, पढ़ो। ये कह रहा है हीट इज फ्लोइंग थ्रू 2 सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ सेम मटेरियल, डायमीटर ऑफ द रॉड आर इन द रेशियो दिस इज टू दिस। तो हमें रॉड के डायमीटर का रेशियो दे रखा है, कितना 1:2, एंड देयर लेंथ आर इन द रेशियो L1/L2 का रेशियो दे रखा है 2:1। इफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड इज सेम, तो एंड के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना दोनों रॉड का वो सेम है। अब रॉड किस में मानी जाएंगी, पैरेलल में, ऐसे पहचान होती है। तो रॉड्स आर इन पैरेलल, ठीक है। तो इसलिए हमेशा देखते चलना कि टेम्परेचर डिफरेंस सेम है या कैसे कनेक्ट किया गया, एंड टू एंड कनेक्ट किया गया, सीरीज में हो गई, ठीक है ना। देन द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू देम पर यूनिट टाइम। तो 2 रॉड पैरेलल में हैं, मैंने क्या बोला, रॉड तो हम लेते नहीं, रेजिस्टेंस बना देते हैं। 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, इनसे रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी निकालना है, मतलब करंट का रेशियो निकालना है। तो पैरेलल में हमें अच्छी तरह पता है करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो I1/I2 का रेशियो, यानी रेट ऑफ हीट फ्लो का रेशियो R2/R1 होगा। अब R2/R1 L/K डाल देते हैं, ठीक है ना। तो दोनों का मटेरियल सेम है, पढ़ो, ऑफ सेम मटेरियल, तो मटेरियल सेम है तो K सेम होगा। तो R2 की वैल्यू होगी L2/KA2 और L1/KA1, K गया, ठीक है ना। तो L2/L1, एरिया की जगह आप अपना वही πr² या πd²/4 डाल दो, तो वो π/4 तो कट ही जाना है, तो इधर आ जाएगा d1/d2 का होल स्क्वायर। बस डेटा पुट करो, तो L2/L1 हो गया 1/2, हाँ 1/2, और d1/d2 का होल स्क्वायर यानी 1/4, तो आंसर आ गया 1/8। तो राइट आंसर है इसका 4th वाला। चलते हैं नेक्स्ट पर, पढ़ो। 2 रॉड of length L and 2L, thermal conductivities इतना आर कनेक्टेड एंड टू एंड, मतलब सीरीज में लगाई गई।
इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टू रॉड आर इक्वल देयर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तो के इक्विवेलेंट निकालना है। क्या फॉर्मूला, सिग्मा एल बाय सिग्मा एल बाय के, सिंपल। तो सिग्मा एल हो गया, दोनों को जोड़ दो 3L, सिग्मा एल बाय के तो L बाय 2K प्लस 2L बाय के, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो। अब ये आ जाएगा 5L बाय 2K, तो फाइनल आंसर बनेगा 6/5। तो 6/5 इज 6/5K, ये हमारा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आ गया। आंसर में देखूं तो 6/5 तो नहीं दिख रहा, डिवाइड कर लो 1.2K हो गया। तो राइट आंसर हो गया थर्ड वाला। मेरे ख्याल से अब किसी को डाउट नहीं होगा कि सीरीज कैसे पहचानेंगे सर, पैरेलल कैसे पहचानेंगे, सब पहचान बता दी। चलते हैं आगे। हाँ, ये प्रॉब्लम शायद मैंने फेज 2 में भी रखा था, फिर से रखा है ताकि एक बार सबका फिर से रिवीजन हो जाए। क्या कह रहा है पढ़ो, 2 ends ऑफ कंडक्टिंग रॉड ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन आर मेंटेन्ड एट 200 and 0 देन इन स्टेडी स्टेट। टेम्परेचर डिफरेंस बताना है कि कहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, कहाँ का कम होगा, कैसे पता करेंगे। तो सुनो, पहले फॉर्मूला लगाओ। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, डेल्टा थीटा बाय आर, डेल्टा थीटा ये रखा, आर की जगह एल बाय के आ गया। एल की जगह मैंने थोड़ी सी लेंथ ले ली डेल्टा एक्स। इस डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एक्स को टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है ना। स्टडी स्टेट में, शब्द ध्यान से सुनने, स्टडी स्टेट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी कांस्टेंट रहता है। मतलब जितना करंट इधर होगा इतना इधर होगा, इतना इधर होगा। ये वही तो वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी तो बताया ही था आपको, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है, करंट सेम रहेगा, ड्रिफ्ट स्पीड अलग अलग जगह अलग अलग होगी। तो करंट सेम है, ठीक है ना। अब देखो के सेम है पूरा, तो यहाँ से मिला डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अच्छा, अब ए बी और सी डी की थिकनेस भी सेम है, तो डेल्टा एक्स भी घुस गया, यानी डेल्टा थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है ना। तो जहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा। तो यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू दिस, तो यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा और यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड सी डी आर इक्वल, गलत। टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज ग्रेटर, ये भी गलत हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज लेस देन दैट अक्रॉस सी डी, यानी राइट आंसर इसका थर्ड वाला है। मजेदार था ये। चलते हैं आगे। हाँ, ये तो अपना फेवरेट है, हर बार कराया मैंने आप सबको, ठीक है ना। अब देखो करेंगे क्या, 3 रॉड दे रखी है, सेम डायमेंशन, तो लेंथ सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी ये दे रखी है, तो हमें टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, मिलीमैन थ्योरम का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसे रेजिस्टेंस बनाया, L बाई के इसका रेजिस्टेंस हो गया, इसका नाम मैंने R कर दिया। इसे रेजिस्टेंस बनाया, L बाई 2K हो गया, R बाई 2 कर दिया। इसे रेजिस्टेंस बनाया, R बाई 3 कर दिया। सिंपल, एग्जाम में भी डायग्राम में ही कूद पड़ना, अलग से की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ से थीटा निकाला, सिग्मा कितना, सिग्मा V बाई आर बाई सिग्मा 1 बाई आर, V की जगह आ जाएगा थीटा, तो सिग्मा थीटा बाई आर बाई सिग्मा 1 बाई आर। अब चलो लगा दो, तो थीटा कहाँ का, जंक्शन का, तो थीटा नॉट कर देता हूँ। तो सिग्मा थीटा बाई आर, तो 0 बाई आर, तो 0 हो गया। फिर इधर 50 बाई आर बाई 2, तो 100 बाई आर हो गया। थोड़ी कैलकुलेशन डायरेक्ट करते रहो। 100 बाई आर बाई 3, तो 300 बाई आर हो गया। अब नीचे डिनोमिनेटर में मत भूल जाना, हर किसी का 1 बाई आर, तो ये हो गया 1 बाई आर, नेक्स्ट 2 बाई आर, नेक्स्ट 3 बाई आर। तो ऊपर आ गया 400, नीचे आ गया 5, तो आंसर आ गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हमारा 80 आ गया, कितना हो गया, 3 और 1 4 और 3 2, अच्छा सॉरी ये 6 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 6, आंसर आ गया 200/3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जंक्शन का टेम्परेचर हमारे पास आ रहा है 200/3 यानी 66.66। राइट आंसर हमें 200.3 दिख रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं रेडिएशन पर। अगेन रेडिएशन बहुत सिंपल टास्क है, 3 चीज़ पर फोकस्ड है, स्टीफेंस लॉ, वीन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ पे लास्ट ईयर आ चुका है, तो चांसेस कम बनते हैं। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो किरचॉफ लॉ, अब इसमें भी किरचॉफ कूद पड़ा। ये कहता है किसी भी बॉडी की एमिसिव टू एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर, ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के बराबर होगा। क्यों, एब्जॉर्प्टिव कहाँ गई, तो एब्जॉर्प्टिव पावर आइडियल ब्लैक बॉडी की 1 होती है। अब ये होती क्या है, ठीक है ना, होती क्या है, तो एमिसिव पावर होती है, एमिसिव पावर होती है एनर्जी, ठीक है ना, रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, शब्द ध्यान से सुनना, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, यानी इंटेंसिटी भी तो बोल सकते हैं। लिख के बताऊं, तो एमिसिव पावर, इसको हम डिनोट करते हैं वैसे एमिसिव पावर को
कैपिटल ई से, स्मॉल ई नहीं, मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो एमिसिव पावर को हम, ये एमिसिविटी को डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, ये गलत था, अभी गड़बड़ हो जाता। तो एमिसिव पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अरे यार एनर्जी पर यूनिट टाइम तो पावर हो गया, पावर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी हो गया। तो एमिसिव पावर और कुछ नहीं, ये इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन ही होता है। सही है। अब एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है? अच्छा, यूनिट इसका वॉट पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल पूरा इंटेंसिटी के यूनिट जैसा वैल्यू आएगा आपका। तो ये ध्यान रखना, यहाँ बहुत सारी चीज़ों के नाम पावर है बट वो पावर नहीं है। तो एमिसिव पावर इज इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन, ठीक है ना। अब देखो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है? एब्जॉर्प्टिव पावर होती है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इंसिडेंटेड का रेशियो। जैसे मान लो हमारे पास ये एक बॉडी है और इस पे क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हुई, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है ना। तो ट्रांसमिटेड बाय टोटल ट्रांसमिटेड पावर कहलाता है, रिफ्लेक्टेड बाय टोटल रिफ्लेक्टिव पावर कहलाता है, एब्जॉर्ब बाय टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर कहलाता है। तीनों पावर का सम A + R + T ये हमेशा 1 के बराबर होता है। अब इसमें से जो ब्लैक बॉडी होती है वो ना रिफ्लेक्ट करती है ना ट्रांसमिट करती है, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब करती है, इसलिए उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होती है। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के न्यूमेरिकल तो रखे हैं, ऐसा थोड़ा ना नहीं रखूंगा, रखे हैं, ग्राफ भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, बट इंपॉर्टेंट जो है उस पर हमें फोकस करते हुए चलना है। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? हमने किसी बॉडी को हीट करके छोड़ दिया, ठीक है ना, तो उसका टेम्परेचर टाइम के साथ साथ फॉल करेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्रॉक्सीमेशन लॉ है, जब टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल हो बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग तब लगता है। तो ये कहता है रेट ऑफ कूलिंग, यानी बॉडी किस रेट से ठंडी हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग होता है। अब इस चीज को अगर हम इंटीग्रेट करते हुए सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन आती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये डायरेक्ट याद रखना, डेल्टा थीटा एफ डेल्टा थीटा आई e⁻ kT। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग टेम्परेचर डिफरेंस की इक्वेशन आती है। डेल्टा थीटा एफ इज फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। फाइनल टेम्परेचर θ1 ले लेते हैं, इनिशियल θ2 ले लेते हैं, ठीक है, e⁻ kT। यहां से आप θ1 की वैल्यू लिख सकते हैं θ2 प्लस θ0 प्लस θ2 माइनस θ0 e⁻ kT। अब ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये θ2 से स्टार्ट होगा और डिक्रीज करते 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 तब तक डिक्रीज करता चला जाएगा जब तक फाइनली इनफाइनाइट टाइम पर टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। तो टेम्परेचर का डिक्रीज होना एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, ठीक, बट हम न्यूमेरिकल इससे सॉल्व नहीं करते। एक और चीज बताऊं, log थीटा माइनस थीटा नॉट, ये ग्राफ भी बड़ा फेमस है, यानी log ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। ये कैसे निकालें? तो इसी इक्वेशन में आप दोनों तरफ log ले लें। तो दोनों तरफ log ले लेंगे तो यही इक्वेशन मॉडिफाई होकर के आ जाएगी, log डेल्टा थीटा एफ इक्वल्स टू log डेल्टा थीटा आई माइनस kT। तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन हो गई हमारी लीनियरली डिक्रीजिंग, स्लोप हो गया -k के बराबर। ये इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है। अब एवरेज टेम्परेचर टेक्निक क्या होती है जिससे हम न्यूमेरिकल लगाते हैं? तो मान लो हमने एक बॉडी को, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, तो मान लो हमने एक बॉडी को सराउंडिंग में रखा θ2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, θ0 की सराउंडिंग है, ये बॉडी डेल्टा टी टाइम में ठंडी होकर के θ1 तक आ गई, ठीक है, सराउंडिंग में θ0 की। तो अब हमारी एवरेज टेम्परेचर टेक्निक क्या कहती है कि रेट ऑफ कूलिंग डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू -k थीटा माइनस θ0। अब मैं ये माइनस साइन यहाँ ड्रॉप कराऊंगा, ठीक है ना, हम इसको मैग्नीट्यूड वाइज ही लेते हुए चलेंगे। वो लेने का तरीका, जैसे आप डेल्टा थीटा लिखो, θ1 माइनस θ2 करोगे, ऑब्वियसली निगेटिव ही हो जाएगा क्योंकि θ1 छोटा है θ2 बड़ा है। तो मैं एक काम करता हूँ, सीधे सीधे इसका मैग्नीट्यूड ही ले लेता हूँ, तो मॉड ले लेते हैं, ठीक है ना। अब जो भी वैल्यू आएगी वो हम सीधे पॉजिटिव पुट करेंगे। तो जैसे मेरे को डेल्टा थीटा पुट करना है तो मैंने पुट करा θ2 माइनस θ1, पॉजिटिव हो गया, बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू k। अब ये जो थीटा होता है ये बॉडी का एवरेज टेम्परेचर होता है, तो θ1 प्लस θ2/2 माइनस θ0 होता है सराउंडिंग टेम्परेचर। इस टेक्निक को बोलते हैं एवरेज टेम्परेचर टेक्निक, और आपके सारे न्यूमेरिकल इसी टेक्निक के ऊपर बेस्ड होते हैं। मैंने रखा, अभी आगे आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट आता है स्टीफेंस लॉ। अब आप देख लो, स्टीफेंस लॉ में E यानी वही क्या, एमिसिव पावर यानी इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन। तो E की वैल्यू ब्लैक बॉडी के लिए सिग्मा T की पावर 4 के बराबर है। तो डेल्टा Q बाय डेल्टा T
टाइम्स ए सिग्मा टी की पावर 4 हो गया, ठीक है ना। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी यानी एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, यानी हम थर्मल पावर भी बोल सकते हैं इसको, इक्वल्स टू सिग्मा ए टी की पावर 4। पर ये तो ब्लैक बॉडी के लिए, किसी जनरल बॉडी के लिए लिखना चाहते हो तो बस यहाँ स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर दो। स्मॉल ई को बोलते हैं एमिसिविटी, जिसका वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच में। जितना बॉडी एमिट करेगी, जितना बॉडी अच्छा एमिट करेगी, उतना ही बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, ठीक है ना। ये भी प्रिंसिपल है और इस पर एक ग्राफिकल सवाल है जो ओरिजिनली IIT का है, ठीक है ना। अच्छा, ये तब है जब कोई सराउंडिंग नहीं है। अगर सराउंडिंग होगी तो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, इसका वैल्यू आ जाएगा ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। तो ये सिंपल सा हमारा लॉ हो गया। सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट होता है, वैल्यू हमें एग्जाम में वैसे गिवन होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8, बट आप इसको 5.67 की जगह 6 लेते हुए चलना, कैलकुलेशन आसान मिलेगी। तो मैं एग्जाम में 6 इंटू 10 की पावर -8 इसका वैल्यू लूँगा अनटिल अनलेस जब तक 567 सीधे ना कटे। अब सीधे ही कट रहा है और वहाँ हम 6 ले लें तो फिर तो उल्टा पड़ जाएगा वो, ठीक है ना। तो देख करके वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट, वीन्स लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट करके छोड़ दें तो वो अलग अलग तरीके के रेडिएशन एमिट करती है, ठीक है ना। जितना टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना, लैम्डा का वैल्यू उतना कम होता चला जाएगा। लैम्डा हो गया वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ हम ई लैम्डा, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इसका मतलब एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ होता है, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर हो गई। तो आप देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर तो बढ़ती चली जा रही है, बट लैम्डा एम यानी वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये आप देखो कम होता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो अपना वीन्स लॉ क्या कहता है? वीन्स लॉ ये कहता है लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, और लैम्डा एम इंटू टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। इसका वैल्यू हो गया हमारा, ये दे रखा है 2.89, राउंड फिगर में 3 ले लेना, इंटू 10 की पावर -3 मीटर केल्विन, ठीक है ना। वैसे एग्जाम में गिवन होता है तो इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये भी चेक कर लेना कहीं 2.89 से कैलकुलेशन आसान तो नहीं हो रही, पता चले आप उसे 3 ले गए और कैलकुलेशन बिगड़ गई, तो देख करके लेना, ठीक है ना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस पे सवाल, ठीक है ना, आप देखोगे जो एग्जाम में आपके आया हुआ है, और मैंने भी एक सवाल इसमें रखा है, वो जनरली क्या होता है, स्टीफेंस लॉ और वीन्स लॉ को मिक्स करके रखा जाता है। मैं लैंग्वेज बोल के कंफ्यूज नहीं करूंगा, सवाल में दिखाऊंगा आपको। अच्छा, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ का अगर हम एरिया ले तो एरिया हो गया वाई डी एक्स, तो ई लैम्डा डी लैम्डा, तो ये आ जाती है एमिसिव पावर, ठीक है ना। तो इस स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का अगर हम एरिया लें, मैं कैपिटल ई लिखूं, तो अगर हम इस स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ का एरिया लें तो ये आ जाती है एमिसिव पावर, यानी ये एरिया प्रोपोर्शनल होता है टी की पावर 4 के। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एरिया के भी पॉइंट आ जाते हैं। कहता है बताओ इस ग्राफ के एरिया और इस ग्राफ के एरिया का रेशियो बता दो, तो कुछ ना करना भाई, इसके टेम्परेचर की पावर 4 और इसके टेम्परेचर की पावर 4 का रेशियो लेना। टेम्परेचर ध्यान रखना केल्विन में रहना चाहिए, ठीक है। अब ग्राफ, तो लैम्डा एम क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है तो इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा। यहां पर लॉग लॉग ग्राफ भी फेमस है। आपको 2 बार लॉग क्यों बोल दिया बताता हूं। तो अगर हम यहां लॉग ले लें तो यही इक्वेशन बन जाएगी लॉग लैम्डा एम प्लस लॉग टी इक्वल्स टू लॉग बी। अब लॉग बी तो कांस्टेंट ही हो गया, सी डाल देते हैं, तो लॉग लैम्डा एम माइनस लॉग टी प्लस सी। अब इसका ग्राफ बनाओगे, यहां हो गया लॉग लैम्डा एम, यहां हो गया लॉग टी, इसलिए इसको लॉग लॉग ग्राफ बोलते हैं। तो ये आ जाएगा डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। ये हो गया कंसेप्चुअल, ठीक है ना, डायरेक्ट आपको आने चाहिए एग्जाम में टिक करने के लिए, इसलिए ये जितनी थ्योरी दे रहा हूं ये पढ़ लेना, बड़े काम आएगी आपके, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं सोलर कांस्टेंट। अब सोलर कांस्टेंट क्या होता है? सिंपल शब्द बोलूं, सोलर कांस्टेंट होता है सन की कितनी इंटेंसिटी धरती तक पहुंच रही है। सिंपल हो गया। इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, तो सन ने जो पावर एमिट करी यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम जो सन ने एमिट करा डिवाइडेड बाय वो एरिया, जितने एरिया के ऑर्बिट के ऊपर अर्थ है, वो हो जाएगा सोलर कांस्टेंट। तो देखो पावर पर यूनिट एरिया करेगा, ये आर क्या चीज है? आर हो गया एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ एंड सन, तो स्मॉल आर है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, यानी रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट हो गया अराउंड सन।
अब पावर को हम अपना वही स्टीफन्स लॉ से लिखेंगे, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी सिग्मा ए टी की पावर 4, सन को हम ब्लैक बॉडी लेते हुए चलते हैं, सिग्मा ये रहा, एरिया हो गया 4 पाई आर एस स्क्वायर टी की पावर 4 पाई कटा, ये रिलेशन हमारे पास आया। बहरहाल मुद्दा सिंपल सा इतना है, सोलर कांस्टेंट, ठीक है ना, आर एस बाई आर हो गया अर्थ का डिस्टेंस, आर एस हो गया सन का रेडियस का स्क्वायर इंटू टी की पावर 4। देखो सोलर कांस्टेंट की कैलकुलेशन हम कभी एग्जाम में नहीं करने जा रहे, अननेसेसरी बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी। टी की पावर 4 भी है, सन का रेडियस भी है, अर्थ का डिस्टेंस भी है, मजाक तो है नहीं करना कैलकुलेशन। इसकी वैल्यू याद कर लो, ये है 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर, है ना, इंटेंसिटी का तो यूनिट है। यूज, अब मान लो आपको सोलर कांस्टेंट दे रखा है, वो कहे हमने अपने घर की छत के ऊपर एक सोलर पैनल लगाया, ठीक है ना, बता दो वो कितनी एनर्जी रिसीव करेगा। तो अब आप कैसे करेंगे, तो सोलर कांस्टेंट क्या हो गया, जो इंटेंसिटी आ रही है, इनटू में आप क्या करेंगे, उस पैनल का एरिया कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी उसने रिसीव करी। इतना सिंपल सा टास्क हो जाएगा आपके लिए। तो सोलर कांस्टेंट से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी पैनल कितनी एनर्जी या कितनी पावर रिसीव कर रहा है, तो इनपुट पावर हम उसकी निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी पे काम कर सकते हैं। तो ये इसका मल्टीपल टास्किंग हो जाता है। तो आप खाली ये वैल्यू याद कर लेते हैं तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, ये ग्राफ था ओरिजिनली आईआईटी का, देखने में बड़ा खतरनाक है, कुछ नहीं है, बहुत जल्दी हम इसको छूमंतर कर देंगे। सवाल ये कह रहा है, कहता है 2x और y नाम के, पढ़ो, ग्राफ शोज द एडजेसेंट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज x एंड y हैविंग सेम सरफेस एरिया विद टाइम t ड्यू टू एमिशन ऑफ रेडिएशन। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द टू बॉडीज। किसकी एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर ज़्यादा होगी? सिंपल एक लाइन का। देखो, हमें अच्छी तरह पता है टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी यहाँ पर कूलिंग है, यानी ये कूलिंग कर्व है। आप समझ गए मेरी बात? तुरंत हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, रेड पे रेड कर देता हूँ, ये टेंजेंट ड्रॉ करी, ग्रीन पे ग्रीन कर देते हैं। अब ये टेंजेंट क्या होगी? ये टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो और कुछ नहीं, वो dt/dt होगा, यानी रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, यानी ये रेट ऑफ कूलिंग होगा, ठीक है ना। अब क्या प्रॉपर्टी है? वुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर, यानी जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो किसका रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जिसका स्लोप ज़्यादा है, तो स्लोप x वाले का ज़्यादा है y वाले से, ठीक है ना। तो dt/dt ऑफ x इज ग्रेटर दैन dt/dt ऑफ y, मतलब रेट ऑफ कूलिंग ऑफ x इज ग्रेटर दैन रेट ऑफ कूलिंग ऑफ y, यानी x ज्यादा जल्दी ठंडा हो रहा है एज कंपैरिजन टू y, यानी x की एमिसिविटी ज्यादा है, ठीक है ना। तो x की एमिसिविटी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू y, जिसकी एमिसिविटी ज्यादा है उसकी एब्जॉर्प्टिविटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि जितना ज्यादा एमिट करेगा उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ x इज ऑल्सो ग्रेटर दैन एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ y। सिंपल हो गया ना। तो Ex ग्रेटर दैन Ey, Ax ग्रेटर दैन Ay। राइट आंसर थर्ड वाला हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पर, पढ़ो। Two sphere having radii 1 and 2 meter are at same temperature having emissivities E and 2E. The ratio of radiant energy emitted per second, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी का रेशियो निकालना है, यानी पावर का रेशियो निकालना है। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हो गया E सिग्मा ए टी की पावर 4। टेम्परेचर दोनों का सेम है, पढ़ लो क्वेश्चन में, सेम टेम्परेचर, सिग्मा कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया, एरिया को आपने डाल दिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू ई इंटू आर स्क्वायर, सही है। तो अब हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी ऑफ फर्स्ट बॉडी बाय डेल्टा क्यू ऑफ डेल्टा टी बाय सेकंड बॉडी। अब ये रेशियो आ जाएगा एमिसिविटी का रेशियो, तो ई बाय 2E टाइम्स रेडियाई का रेशियो 1/2 का होल स्क्वायर, तो आंसर आ गया 1/2 टाइम्स 1/4 और फाइनल आंसर हो गया 1/8। खेल खत्म। तो राइट आंसर आप इसमें देख लो, इसका राइट आंसर हो गया 1/8, दैट मीन्स थर्ड करेक्ट। चलते हैं आगे। अब ये देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर मैंने दो प्रॉब्लम रखे हैं, भले ही पिछले साल आया पर छोड़ा इस बार भी नहीं है। तो ये कह रहा है रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड आर x1 एंड x2। तो x1 क्या है? x1 है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ कूलिंग ऑफ फर्स्ट बॉडी, और जो कि किसके प्रोपोर्शनल होता है? थीटा माइनस थीटा नॉट, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। अब बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 100, और सराउंडिंग का कितना है? ना भाई 80 नहीं है, ठीक है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 40, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया 60 के, ठीक है ना। अब इसी तरह x2 देखें, जो कि हो गया डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ कूलिंग ऑफ सेकंड बॉडी, प्रोपोर्शनल टू दूसरी बॉडी का डिफरेंस इन टेम्परेचर 80 माइनस 40 विच इज प्रोपोर्शनल टू 40।
अब हमसे दोनों का रेशियो जानना चाह रहा है, तो x1/x2 का रेशियो आ गया 6/4, 6/4 यानी 3/2। कितनी आसानी से खत्म हो गया। तो राइट आंसर हमारा इसमें आ गया थर्ड वाला। चलते हैं आगे, पढ़ो। ये मैंने पहले भी बहुत बार कराया हुआ है सवाल, फिर से करा रहा हूँ। ओरिजिनल वही IIT का ही प्रॉब्लम है और कहाँ का होना है, ठीक है ना। इसलिए इसको बार बार कराया जाता है भाई, जब भी आ जाए तो हर एक बच्चा करके जाए, छोड़ के ना आए। अब ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। आपने टेस्ट जितने भी दिए होंगे, कई बच्चों ने दे लिए होंगे अलग अलग जगह की कोचिंग के, ज़रूर मिला होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी ने इसे टेस्ट में ना रखा हो, ज़रूर मिला होगा। ये कह रहा है ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर ऑफ 2800 केल्विन। तो टेम्परेचर है 2800 केल्विन ब्लैक बॉडी का, ठीक है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय दिस ऑब्जेक्ट विद वेवलेंथ बिटवीन इतना इतना इज U1। तो U1 जो है वो 499 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर की एनर्जी को करस्पॉन्ड कर रहा है, यानी उसके एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो U1 है अपनी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। आगे U2 जो है दैट इज बिटवीन 999 से 1000 नैनोमीटर, और U3 जो है दैट इज बिटवीन 1499 से 1500 नैनोमीटर। अब ये क्या जानना चाहता है, वीन्स कांस्टेंट ये दे रखा है, तो पता करना है U1 U2 U3 में से कौन बड़ा कौन छोटा। कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सुनो, एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय दिस ऑब्जेक्ट विद वेवलेंथ बिटवीन दिस एंड दिस इज। तो एनर्जी दे रहा है कि एनर्जी जो है ये नहीं है कि ये पूरा का पूरा एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है। तो कई बार एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया भी बोल देता है, यहाँ बोला है इसने एनर्जी, ठीक है ना। अब हम सवाल को कैसे इंटरप्रेट करें, सुनो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग लैम्डा एम कितना होगा। आपको सर लैम्डा एम से क्या कर लेंगे, बताता हूँ। देखो लैम्डा एम इंटू टी बी के बराबर होता है, तो लैम्डा एम का वैल्यू हो गया b/t। अब यहाँ पर मैंने बोला था b का वैल्यू 2.89 की जगह आप 3 यूज़ कर लो, बट जरा आप चेक करो, टेम्परेचर आपको 28 दे रखा है, ये भी 28 है, कट जाएगा आराम से, तो क्यों कर लो, ठीक है ना। तो इसलिए मौका देख के चौका मारना है। तो 2.8 इंटू 10⁶ नैनोमीटर केल्विन, ये इसने दे दिया हमें b का वैल्यू, ठीक है ना। और साथ में इसने टेम्परेचर दे दिया 2800 केल्विन। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो लैम्डा एम इधर से मिल जाएगा 1000 नैनोमीटर। अब इसका मतलब क्या है कि 1000 नैनोमीटर की वेवलेंथ, ठीक है ना, पर इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन मैक्सिमम हो गए, ठीक है ना, यानी एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी। तो 1000 नैनोमीटर पर मैक्सिमम मिल रहा है। तो अब आप ये समझो 1000 नैनोमीटर वाला कौन है, ये यानी U2 सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद 500 वो ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा, समथिंग 500 नैनोमीटर इधर ले लेते हैं, 499 से 500, और नेक्स्ट 1000 वो भी इधर आएगा, यानी U1 और U2, U1 और U3 दोनों ही U2 के कंपैरिजन में छोटे हो गए। तो हम ये तो कह ही सकते हैं U2 इज ग्रेटर दैन U1 एज वेल एज U2 इज ग्रेटर दैन U3, ठीक है ना। हाँ, U1 U3 के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि उनके लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए होगी। तो राइट आंसर हो गया U2 ग्रेटर दैन U1 के हिसाब से इसमें हमारा फोर्थ वाला। तो मेरे ख्याल से इस प्रॉब्लम का पर्पज समझ आ गया होगा। अब इसी पे बेस्ड एक और प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, इसको मैं लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, सेम एज इट इज प्रॉब्लम आपके नीट में पूछा गया है, ठीक है ना। और इस प्रॉब्लम का स्कोप देखो कितना बढ़िया है, दो चीजों को मिला के लगाया गया, स्टीफेंस लॉ और वीन्स लॉ। पढ़ना क्या कह रहा है, पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज P, पावर मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी अराउंड द वेवलेंथ लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट पर एनर्जी जो है मैक्सिमम है, ठीक है ना, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम का वैल्यू लैम्डा नॉट की वेवलेंथ पर मैक्सिमम है। अब वो कितना है हमें क्या पता। आगे, if the temperature of body is now changed so that it radiates maximum energy around इतना, तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, लैम्डा ऑब्वियसली कम हो गया, ठीक है ना। then the power radiated by it will increase by a factor of। कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो सुनो, पावर और कुछ नहीं डेल्टा Q बाय डेल्टा T होगी, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हो गया, ब्लैक बॉडी है तो E तो 1 हो गया, सिग्मा A T की पावर 4। अब हम अच्छी तरह जानते हैं वीन्स लॉ से लैम्डा एम टी कांस्टेंट होता है। अब टेम्परेचर तो नहीं दे रखा, लैम्डा एम दे रखी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो सिग्मा ए बी बाय लैम्डा एम होल टू दी पावर 4। तो हम ये कह सकते हैं जो भी पावर रेडिएटेड होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एम की पावर 4 होगी। ऐसे करके प्रॉब्लम खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो सोचो, पहले लैम्डा नॉट पर पावर मैक्सिमम थी, कितनी थी P,
डिवाइडेड बाय पी डैश ले लेते हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये आ जाएगा, तो लैम्डा डैश बाय लैम्डा होल टू द पावर 4, एक लाइन के आपका अंदर प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो पी बाय पी डैश, अब लैम्डा डैश कितना दे रखा है 3 लैम्डा नॉट बाय 4 और लैम्डा नॉट होल टू द पावर 4, तो ये आ गया हमारा 3 3 जा 9 81 डिवाइडेड बाय 256, तो पी डैश की वैल्यू होगी 256 बाय 81 टाइम्स पी, तो पावर इतने टाइम्स जो है वो बढ़ गई, तो 256 डिवाइडेड बाय 81 इसका राइट आंसर है, ये आपके लिए बेस्ट प्रॉब्लम है। चलते हैं आगे। देखो अब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पर परफेक्ट न्यूमेरिकल मैंने बोला था रखूंगा, वो ये वाला है। अब पढ़ो, ये प्रॉब्लम कह रहा है बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 टू 45, तो बॉडी 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड में जाती है इन टाइम 10 मिनट, 10 मिनट नहीं सॉरी 5 मिनट। अब हमें यहाँ सराउंडिंग नहीं दे रखा कितना है, थीटा नॉट ले लेते हैं, ठीक है, एंड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन अनदर 8 मिनट, तो यहां से फिर से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है 8 मिनट। अब ये जानना चाह रहा है हमसे टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो करेंगे क्या, बेसिक एवरेज टेम्परेचर टेक्निक की इक्वेशन लिखेंगे, पहले इसके लिए फिर सॉल्व कर लेंगे। तो पहले यहाँ इक्वेशन का फॉर्मेट, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू के थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट, सिंपल वे में मैंने लिख दिया। डेल्टा थीटा पॉजिटिव ही डालेंगे, तो हो गया 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू के थीटा एवरेज, तो इन दोनों का एवरेज हो गया 95/2 माइनस थीटा नॉट, ठीक है, ये हो गया 1 बराबर के 95 माइनस 2 थीटा नॉट बाई 2, फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली इसके लिए बना लेते हैं इक्वेशन, तो डेल्टा थीटा हो गया 5 बाई 8 के एवरेज, एवरेज हो गया ये प्लस ये यानी 85/2, तो 85 माइनस 2 थीटा नॉट बाई 2, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या कर लेना चाहिए, दोनों को डिवाइड मार दो, और तो कुछ बचा ही नहीं हमारे सामने ऑप्शन, तो डिवाइड मारते ही इक्वेशन आ गई 8/5 इक्वल्स टू 95 माइनस 2 थीटा नॉट बाई 85 माइनस 2 थीटा नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 8 टाइम्स 85 माइनस 16 थीटा नॉट इक्वल्स टू 5 टाइम्स 95 माइनस 10 थीटा नॉट, ठीक है। तो अब ये रिजल्ट मेरे पास आ गया 8 इंटू 85 जब 40 और 64 68 680 माइनस 25 और 45 46 47 इक्वल्स टू 6 थीटा नॉट। देखता हूँ कितना बचता है, ये 5 आ गया, इधर 0 आ गया, इधर 2 205 इक्वल्स टू 6 थीटा नॉट, तो थीटा नॉट की वैल्यू 34 6 थीटा नॉट था, ये आपको 60 लग रहा होगा, 34 पॉइंट समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड, तो सराउंडिंग टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 34 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, तो राइट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला। प्रॉब्लम आपने देख लिया, ऐसा प्रॉब्लम थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है जिसमें सराउंडिंग टेम्परेचर निकालना हो, तो पॉइंट ये है कि जब आप एग्जाम में करो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फिर से आ गया, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है, वापस से दे भी सकते हैं, बट हम मान के चलेंगे कम चांसेस है, और आपसे सराउंडिंग का टेम्परेचर पूछा है, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप में मत करना, सेकंड राउंड में अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। चलते हैं आगे। अब आ गए हम PYQ पर, तो 2015, अब PYQ देखो, देखें क्या टाइम लगता है, कितनी स्पीड में करते हैं। ये कह रहा है 2 एंड्स ऑफ ए मेटल रॉड आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 100 and 110, द रेट ऑफ हीट फ्लो इन द रॉड इज फाउंड टू बी इतना, इफ द एंड्स आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर इतना देन द हीट फ्लो विल बी। तो एक रॉड है, पहले आपने टेम्परेचर 100 और 110 रखा हुआ था, ठीक है ना, तो हीट फ्लो कर रही थी इस रेट से, मतलब हीट करंट दे रखा था 4 जूल पर सेकेंड। हीट करंट क्या हो गया, डेल्टा थीटा बाय आर, डेल्टा थीटा कितना हो गया 10, आर की वैल्यू L/K हो गई। कहता अब यही सेम रॉड है, ठीक है, अब टेम्परेचर आपने 200 और 210 रख दिए, ठीक है ना। अब बता दो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, तो अगेन डेल्टा थीटा बाय आर, तो 10/R, तो 10/R यानी वो सेम ही रहेगा 4 जूल पर सेकंड। ऐसे बच्चों वाले सवाल आ जाते हैं, ठीक है ना, कुछ दम ही नहीं होता इन सवालों के अंदर। तो राइट आंसर हो गया हमारा वही रहेगा, सेम रहेगा 4 जूल पर सेकंड। नेक्स्ट पर चलते हैं, 15 का दूसरा प्रॉब्लम, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन। तो हमें ग्लिसरीन का गामा दे रखा है कितना, 5 × 10⁻⁻⁴ पर केल्विन। कह रहा है फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन फॉर अ राइज ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी निकालनी है, सिंपल है, तो ρf ρ0 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, ठीक है ना, एक्सपैंड कर लो इसको, तो ρ0 माइनस ρf
डिवाइडेड बाय रो नॉट, ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी गामा डेल्टा थीटा। आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है ना। और ये भी मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ अगर, तो रो एफ माइनस रो नॉट माइनस रो एफ बाय रो नॉट, गामा की वैल्यू आपको दे रखी है 5 × 10⁻⁴, ठीक है ना। ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर है, तो सेंटीग्रेड में लिखो या केल्विन में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैंने 40 डाल दिया। ये हो गया 2 × 10⁻⁻², तो दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है ना, मतलब 0.02। तो राइट आंसर आप देखो, इस हिसाब से राइट आंसर आ गया हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं 2016। ये तो कुछ नहीं करना, आपको सुनना और जवाब दे देना। पढ़ो। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील आर α1 α2, लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील आर L1 L2, L2 - L1 इज मेंटेन्ड एट सेम टेम्परेचर, L2 - L1 इज कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर, यानी डिफरेंस इन लेंथ इज कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड गुड, हमें पता है L1 α1 बराबर L2 α2 होता है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो राइट आंसर हो गया फोर्थ वाला, कुछ नहीं करना पड़ता है। नीट के लिए अगर आप सही से पढ़ गए ना, आप क्लियर कर जाओगे, ठीक, आपके सामने ही है। नेक्स्ट देखो 2016 का प्रॉब्लम, पीस ऑफ आइस। हाँ, ये मैं बोल रहा था कैलोरीमेट्री वाला प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे वो सुनना। कह रहा है पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम हाइट h, तो ये आइस का एक पीस है जो कि h हाइट से फॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh की, जो टकराने पर काइनेटिक, जो यहां पहुंचने पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। देखते हैं, पहले सवाल पढ़ो। सो दैट इट मेल्ट कंप्लीटली, ठीक है, सो दैट इट मेल्ट कंप्लीटली, तो ये पूरी तरह मेल्ट कर जाता है। ओनली 1/4 ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, तो जो भी हीट प्रोड्यूस होती है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ 1/4 यानी 1/4 is absorbed by the ice and all the energy of ice get converted into heat during its fall। तो जितनी भी एनर्जी है, यानी mgh की जो एनर्जी है, सारी की सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है। उस हीट का 1/4 मेल्टिंग में जाता है, तो इतनी एनर्जी का 1/4 मेल्टिंग में गया, पूरी मेल्ट हो गई तो ml के बराबर हो गई, ठीक है ना। ऐसे करके कहानी सेट करते हैं। या ये पूछता कितनी मेल्ट हुई, तो m' डाल देते हैं हम, बट इसने बता दिया कंप्लीट मेल्टिंग है तो ml। अब एक लफड़ा है, इधर वाली सारी साइड जूल की है, इधर वाली सारी साइड कैलोरी की चल रही है, तो आपको J से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। J होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, अगर आप L को कैलोरीज में पुट करते हैं तो, ठीक है ना। अगर L का वैल्यू जूल पर किलोग्राम में डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली राइट साइड भी जूल के अंदर आ जाएगी। तो ये देखते हुए चलना पड़ता है कि हम L को किस में पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आपने L को कैलोरी में डाला, तो आपको यहाँ पर उसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट 4200 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, ठीक है ना। तो मैं अभी इसको J को तो नहीं लगा रहा, या लगा रहने देता हूँ, बट मैं वैल्यू सही से डाल रहा हूँ। M से M गया, हमें H निकालना है, 4L/G। अब L को हम SI सिस्टम जूल पर किलोग्राम में ही पुट कर रहे हैं, क्योंकि दे ही वैसे रखा है। तो 4 × 3.4 × 10⁵, तो एग्जामिनर ने पूरी हेल्प कर रखी है। और अगर यही कैलोरी में दे रखा होता तो फिर हमें 4200 चाहिए होता, ठीक है ना। G का वैल्यू उसने हमें कितना दिया, 10। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये चीज़ आ गई 1000 ले लेता हूँ अलग, ठीक है। 34 × 4 अलग कर लेते हैं, 16 और 12 और 136, तो 136,000 मीटर यानी 136 किलोमीटर बड़ी दूर से गिर रही है भाई बर्फ। 136 किलोमीटर से आइस फॉल कर रही है, तब उसकी जो 1/4 एनर्जी है वो पूरी की पूरी मेल्टिंग में चली गई और बर्फ पूरी पिघल गई, ठीक है ना। तो आपने हाइट का वैल्यू पता लगा के दे दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ो, कहाँ का है। बॉडी कूल्स फ्रॉम 3T से 2T इन 10 मिनट, फिर से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आ गया, ठीक है ना। तो 2016 में आप जरा चेक करो, 1 2 3, ये 3 प्रॉब्लम थे, ठीक है ना। यानी यहाँ तक तो 3 प्रॉब्लम आ जा रहे थे, ठीक है ना। और ये प्रॉब्लम हमारा फिर से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का प्रॉब्लम है। कह रहा है बॉडी कूल फ्रॉम 3T से 2T इन 10 मिनट, रूम टेम्परेचर इज T। पहले इक्वेशन बना लो, तो डेल्टा थीटा हो गया T, टाइम हो गया 10 मिनट बराबर के, एवरेज हो गया 3 2 5/2 माइनस सराउंडिंग हो गई T की। इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लो, 3T/2, ये T कटा, K का वैल्यू यहां से पकड़ लो 1/15, ठीक है। अब ये कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट, ठीक है ना। तो अगले 10 मिनट बाद बॉडी का टेम्परेचर बताओ। हमें क्या पता कितना पहुंच गया, मान लेते हैं 2T से बॉडी का टेम्परेचर T' पहुंच गया, तो डेल्टा थीटा की जगह आ गया 2T - T' डिवाइडेड बाय टाइम, वही 10 मिनट है। अब K का वैल्यू हमें पता चल चुका है 1/15, एवरेज इसका हो गया 2T + T' डिवाइडेड बाय 2, सराउंडिंग है स्टिल T। सिंप्लीफाई कर लो इसको, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरे पास 5 3 × 15, 5 2 × 10, तो 2T
माइनस टी डैश बाई टू, बस थोड़ा सा पेशेंस और ये खत्म। एलसीएम ले लो, 2t कटा, टी डैश डिवाइडेड बाय 2 और एक 3 और था, 2 से 2 भी गया। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6t माइनस 3t डैश बराबर t डैश, तो 4t डैश बराबर 6t, तो t डैश बराबर 3t बाई 2। तो अब टेम्परेचर 2t से 3t बाई 2 आ गया, यानी 1.5t आ गया नेक्स्ट 10 मिनट के अंदर। राइट आंसर हमारा 4th हो गया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपके लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आगे 2017, कितना गंदा प्रॉब्लम है, इनको और कोई प्रॉब्लम ही नहीं मिला, यही पूछ लिया इन्होंने। साफ पता चल रहा है दोनों पैरेलल में, के इक्विवेलेंट निकालना है, सिग्मा के बाय सिग्मा ए, एरिया दोनों का सेम है, तो ये हो गया k1a प्लस k2a डिवाइडेड बाय 2a, यानी k1 प्लस k2 बाय 2 इसका राइट आंसर है। तो एक प्रॉब्लम तो ऐसा होता ही होता है कि देखो और टिक मार दो, 4 नंबर तो फ्री के मिलने हैं। चलते हैं आगे 17, फिर से एक और प्रॉब्लम। स्फेरिकल बॉडी विद अ रेडियस इतना, रेडिएट 440 वॉट पावर एट 500 केल्विन। तो रेडियस दे रखा है, पावर दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, स्टीफेंस लॉ हो गया पूरा का पूरा। इफ द रेडियस वर हाफ, टेम्परेचर वर डबल, देन पावर रेडिएटेड इन वॉट। तो ठीक है, बिल्कुल बता रहे हैं। तो पावर का फॉर्मूला, ब्लैक बॉडी है तो E तो 1 हो गया, सिग्मा ए हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी की पावर 4, ठीक है ना। तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर टी की पावर 4। तो P1 बाई P2, सीधे मैंने रेशियो लिया R1 बाई R2 का होल स्क्वायर टाइम्स T1 बाई T2 का 4। अब देखो क्या कह रहा है, इफ रेडियस वर हाफ्ड, तो रेडियस हमने आधा कर दिया, यानी यह आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा R1 बाई 2, तो 2 का स्क्वायर, एंड टेम्परेचर डबल्ड, तो इधर आ जाएगा 2t, यानी 1 बाई 2 की पावर 4, तो ये बचा 1 बाई 4। तो पावर इन 2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स पावर ऑफ फर्स्ट। अब 4 टाइम्स पहले वाले की कितनी है, 450, तो 450 इंटू 4, तो 0 0 और 1800, तो 1800 वॉट ये नई पावर हो गई। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि ये स्टीफेंस लॉ के ऊपर बेस्ड हमने रेशियो वाला सिंपल प्रॉब्लम कैसे किया। नेक्स्ट पर चलते हैं, 18 का प्रॉब्लम पढ़ो। द पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज P एंड इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ लैम्डा नॉट। वही है ना जो मैंने आपको कराया अभी थोड़ी देर पहले। तो पावर और लैम्डा एम का क्या रिलेशन है, तो पावर प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एम की पावर 4, ठीक है ना। आगे बोला द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज नाउ चेंज सो दैट इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वेवलेंथ 3/4 लैम्डा नॉट, पावर बिकम्स NP देन द वैल्यू ऑफ n। तो वही कितने मल्टीपल में हो गया, अभी तो हमने सॉल्व किया था 256/81, आंसर भी बताइए, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। तो P बाई NP इक्वल्स टू, अब लैम्डा इनवर्स में आ रहा है तो इधर आ गया 3/4 लैम्डा नॉट और नीचे आ गया लैम्डा नॉट होल टू द पावर 4, तो ये आ गया 81/256 और यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लो 256/81। तो आई थिंक अब आप ये वीन्स लॉ और स्टीफेंस लॉ के कॉम्बिनेशन में तो नहीं अटकने, ये तो कॉन्फिडेंस है मेरे को आप कराओगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे, पढ़ो। ये कह रहा है, ये 2019 का प्रॉब्लम है, कह रहा है कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ। तो एक कॉपर रॉड है, एक एल्यूमिनियम रॉड है, हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी ये चेंज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। फिर ये वही रोध होकर के पहुंच गए, यानी कि L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2 है। अब क्या, L1 दे रखा है, अल्फा 1 दे रखा है, अल्फा 2 दे रखा है, जानना क्या है, L2 जानना होगा, और क्या करेगा, द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड इज। इससे सस्ता सुंदर टिकाऊ दूसरा प्रॉब्लम मिल नहीं सकता एग्जाम में, पुट कर दो। तो L1 की जगह आ गया 88, अल्फा 1 हो गया कॉपर वाला तो 1.7 10 की पावर -5, L2 हमें निकालना है, अल्फा 2 हो गया 2.2 10 की पावर -5, ये गया, ठीक है ना। तो L2 की वैल्यू आ गई 88/22, तो 11/8 और 11/2 यानी 4 इंटू 17, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 868 सेंटीमीटर। तो एल्यूमिनियम की लेंथ हमारे पास आ रही है 68 सेंटीमीटर, दैट मीन्स राइट आंसर है हमारा 4th वाला। चलते हैं आगे, 20 का प्रॉब्लम पढ़ो। इसका तो आंसर भी मार्क कर रखा है मैंने, ठीक है ना, तो आराम से कर लेंगे इसको। तो ये कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर फ्रॉम R1 एंड R2, R1 दे रखा है इतना, थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशियो। तो हम टेम्परेचर कॉपर स्फीयर का रेज कराना चाहते हैं 1 केल्विन से, ठीक है ना। तो हमें पता करना है हीट का रेशियो कितना होगा, तो डेल्टा Q MS डेल्टा थीटा के बराबर हो गया।
ठीक है। अब ये जो मास है वो नहीं दे रखा, दो कॉपर स्फीयर के रेडियाई दे रखे हैं R1 R2, तो मास को ब्रेक करना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा। अब सोचो डेल्टा थीटा दोनों का सेम है, स्पेसिफिक हीट सेम है, बाकी सब सेम है, तो ये जो हीट सप्लाइड हो गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, तो डेल्टा Q1 बाय डेल्टा Q2 R1 बाई R2 का होल क्यूब। ठीक है, अब R1 कितना दे रखा है 1.5 R2, तो 1.5 हो गया 3/2, तो 3/2 का होल क्यूब, तो ये आ गया 27 डिवाइडेड बाई 8, तो रेशियो में मिल गया 27/8 इस हीट सप्लाइड का, दैट मीन्स राइट आंसर थर्ड हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ये कब का है 21 का प्रॉब्लम है। ठीक है, वही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। देखो क्या कह रहा है, अ कप ऑफ कॉफ़ी पता नहीं क्या निकल रहा मुंह से, ठीक है ना, एक कप ऑफ कॉफ़ी है, कूल फ्रॉम 90 to 80 इन टी मिनट। फट से इक्वेशन लिखो, डेल्टा थीटा हो गया 10/t इक्वल्स टू के, एवरेज हो गया 90 + 80 170 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 85, तो 85 सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 दे रखा है, सिंप्लीफाई करो तो 10/t ये बना हमारे पास 65 के, पढ़ा रहने दो फर्स्ट इक्वेशन। आगे, द टाइम टेकन बाय सिमिलर कप ऑफ कॉफी टू कूल फ्रॉम 80 to 60, अब डेल्टा थीटा हो गया 20, टाइम पता करना है टी डैश, के वही का वही है, एवरेज हो गया 140 डिवाइडेड बाई 2 यानी 70 - 20, सिंप्लीफाई करो तो 20/t डैश बराबर के इंटू 7 में से 2 गया 5 50। सेकेंड इक्वेशन रेशियो ले लेते हैं, तो ये अपॉन ये करते ही तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय t टाइम्स 20 और ऊपर चल गया t डैश इक्वल्स टू 65/50। ठीक है ना, 5 10 जा 5 13 जा, तो यहाँ पर मेरे पास ये रेशियो आ रहा है, t डैश का वैल्यू आ रहा है, ये भी 5 से कट जाएगा 13/5t। तो चेक करो, अब जो टाइम लगेगा 13/5t लगेगा, दैट मीन्स इसका राइट आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला। तो आपने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, कोई मुश्किल था कुछ भी नहीं था, और ये लेटेस्ट आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए। ठीक है ना, चाहे 21 का ले लो, चाहे 20 का ले लो, चाहे 19 का ले लो, 2018 का प्रॉब्लम ले लो, 16 भी कर लिया आपने, 17 भी कर लिया, तो सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं जो अब आपकी ग्रिप के अंदर है। ठीक है ना, अब अगर लापरवाही हो गई कि हमने प्रैक्टिस में कमी कर दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही से नहीं लगाए, तो फिर तो वही किस्मत खराब ही कहा जाएगा इसको, और क्या कहा जाएगा। तो ऐसा मत होने देना। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट जो टेस्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, आज मैंने अभी इधर मार्क करके नहीं दे रहा। ठीक है ना, वो पीडीएफ में आपके ऑलरेडी आ जाएगा, तो वहाँ से देख लेना, कर ज़रूर लेना, क्योंकि वो कर लिए तो एग्ज़ाम के अंदर फिर आप अटकोगे नहीं, और इससे इस साल 2 सवाल आने का चांस है, आप ज़रूर करके आ जाओगे। तो इसको प्रैक्टिस करो। मिलते हैं कल का लेक्चर आपका केटीजी और थर्मो का रहेगा, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। ठीक है, थैंक यू सो मच।